गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो कुछ कुछ ग्राउंड्स पर हमारी गवर्नमेंट हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 के तहत जो हमारा स्टेट है, स्टेट तो यहाँ पे बात हो रही है स्टेट की, और स्टेट की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 में देख ली है कि स्टेट की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। स्टेट में सारे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब आ जाएंगे। और वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जिसमें आधे से ज़्यादा ओनरशिप स्टेट की है, या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो, और वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के कुछ काम काम कर रहे हैं। जैसे कि मेट्रो लाइन हो गया, मेट्रो को एल जो एल कंपनी है उसको मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। वो प्राइवेट इंडिविजुअल जो गवर्नमेंट के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीज़न को, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि धर्म के बेस पर, जाति के बेस पर, और जो हमारा स्किन कलर है उसके बेसिस पर, या फिर जेंडर के बेस पर, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पैदा हुए हो, प्लेस ऑफ बर्थ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर आप जहाँ भी पैदा हुए हो वो मैटर नहीं करता। टू क्रूशियल वर्ड्स इन द प्रोविजंस आर डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। तो यहाँ पे नोटिस करने वाले दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, और ओनली मतलब इनके अलावा दूसरे बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। इस बेसिस पर किया जा सकता है कि कोई बहुत स्मार्ट है, कोई एक सुपीरियर पोजीशन पे है, बिकॉज ऑफ हिज कैपेबिलिटी, वो टैलेंटेड है इसलिए वो वहाँ पहुँचा है, तो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर किसी को कोई, अब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कम्पीट करेंगे, जो वर्दी है वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो जो कैपेबल नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट यू कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to or to distinguish unfavorably from others। मतलब किसी एक पर्सन को फेवर करना और किसी दूसरे को ना करना, यानी कि दो लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, ये नहीं हो सकता। द यूज़ ऑफ वर्ड ओनली connotes दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। मतलब और यहाँ पे ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो ये कहता है कि इन ग्राउंड्स को छोड़कर दूसरे ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। The second provisions of Article 15 says that no citizen shall be subjected to any disablement, liability, restriction or condition on the grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth with regard to access to shops, public restaurants, hotels, place of public entertainment। तो ये जो इससे पहले का मैंने आपको आर्टिकल 15 स्टार्ट हो गया है। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है ये मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, जो एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 79 पे। वो फर्स्ट पैराग्राफ इज आर्टिकल 15 क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 में स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और जो सेकंड क्लॉज है वहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी सिटीज़न रेस्ट्रिक्शन, मतलब उसे शॉप्स, जो शॉप्स हो गई, कोई भी एक दुकान हो गई, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट थिएटर्स हो गए, तो इन सब में आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपकी उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। तो भले ही वो सिनेमा प्राइवेट, ऑब्वियसली सिनेमा प्राइवेट ही होता है, लेकिन अगर कोई थिएटर सिनेमा है प्राइवेट है, मॉल है और पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल है, शॉप है, उसमें आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इन बेसिस पर एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये तो ए पॉइंट हो गया। क्लॉज 2 में ए पॉइंट जो हमारे पैराग्राफ में लक्ष्मीकांत में दिया गया है। बी पॉइंट ये कहता है कि यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बैथिंग आर्ट्स, रोड, प्लेसेस और पब्लिक रेस्टोरेंट मेंटेन्ड wholly or partially by the state funds are dedicated to use of general public। तो वो वेल्स मतलब वो कुएं या फिर टैंक जो स्टेट का, अगर उसमें थोड़ा सा भी स्टेट का मनी इन्वॉल्व है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का मनी इन्वॉल्व है, कुएं में, टैंक्स में, बैथिंग गार्ड्स में और रोड्स में, जो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का मनी यानी कि स्टेट का मनी इन्वॉल्व है तो वो जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है। प्राइवेट वेल्स, टैंक्स, बैथिंग गार्ड्स, रोड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन both by state and private individuals while the former provision prohibits discrimination only by state। मतलब पहले का प्रोविजन जिसमें स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता वो सिर्फ स्टेट के लिए है। तो सिर्फ स्टेट, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में सिर्फ स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन क्लॉज 2 में जो एंट्री की बात की गई है रेस्ट्रिक्शन में, वो प्राइवेट और स्टेट दोनों भी नहीं कर सकते।
देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए गए हैं ABCD। एक्सेप्शंस मतलब इन केस में आर्टिकल 15 एप्लीकेबल नहीं होगा। दोज आर एक्सेप्शंस। The state is permitted to make any special provision for women and children. For example, reservation of seats of women in local bodies and provision for free education for children. मतलब आर्टिकल 15 में आपने ये कहा है कि आप रिलीजन स्टेट जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, लेकिन स्टेट को ये परमिशन है कि वो एक स्पेशल प्रोविजन, कोई भी स्पेशल प्रोविजन कर सकता है वुमेन और चिल्ड्रन के एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट कोई भी प्रोविजन यूज़ कर सकती है, जैसे कि कोई भी लोकल बॉडीज़ हो गई उसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है, और फ्री एजुकेशन, चिल्ड्रंस के लिए फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A। हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू लाया गया था। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात की गई है। तो एक फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 15 को वायलेट नहीं कर रहा है। The state is permitted to make any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes for scheduled caste and scheduled tribe. This provision was added by the first Constitutional Amendment Act of 1951. For example, reservation of seats or free concessions in public educational institutions. तो जो स्टेट है उसके पास ये भी परमिशन है। ये बी हमने ए ऑलरेडी देख लिया था, वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड है। बी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी स्पेसिफिकली SC और ST की बात की गई है यहाँ पे। तो SC और ST के एजुकेशन और सोशल एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है हमारी गवर्नमेंट, जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, SC ST के लिए रिजर्वेशन हो गया, या फिर उन्हें कुछ कंसेशन मिल जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जिससे SC और ST ऊपर उभर के आ सके। इन ये जो सेक्शंस है इनके एडवांसमेंट के लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं। और ये प्रोविजंस लाए गए थे भाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 1951 में, उसके थ्रू SC और ST के लिए एडवांसमेंट की बात की गई है। The state is empowered to make any special provision for advancement of any social and educational backward classes for scheduled caste and the scheduled tribes with regard to their admission to educational institution. This is also include private educational institution whether aided or unaided by the state except minority educational institutions. तो state के पास ये भी ताकत है, ये जो प्रोविज़न है, अब A B हो गया, A तो हो गया वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, B तो हो गया SC और ST के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। और C पॉइंट ये कह रहा है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि SC और ST के एडवांसमेंट के लिए वो एडमिशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोई भी कॉलेज हो गया या फिर कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, उसमें एडमिशन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन कर सकता है SC और ST के लिए। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो वो मैटर नहीं करता, चाहे वो गवर्नमेंट से एड ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक चेक है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप SC ST का एडमिशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस नहीं कर सकते। तो ये जो है ये लाया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के थ्रू। The state is empowered to make any special provisions for advancement of any economically weaker section, that is EWS. Further, state is allowed to make provisions for reservation of up to 10% of seats for such sections in admission to educational institution, including private educational institutions, whether aided or unaided by the state, except minority educational institution. These reservation of up to 10% would be in addition to the existing reservation. For this purpose, the economically weaker section would be notified by the state from the time to time on the basis of family income and other indicators of the economic advantage. The various provisions containing in the Article 15 are summarized in Table 8.3. तो स्टेट जो है वो EWS रिजर्वेशन मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब A तो हो गया वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, B तो हो गया इनके सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST उनके रिजर्वेशन और सीट से रिलेटेड हो गया। C जो है C एडमिशन से रिलेटेड हो गया SC ST के एडमिशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर। और D जो है वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे, जैसे कि 10% सीट उन्हें रिजर्व्ड की जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो एड ले रहे हो स्टेट से या ना ले रहे हो, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हट के। और ये जो 10% रिजर्वेशन की बात की गई है ये एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के ऊपर होगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नोटिफाइड होंगे टाइम टू टाइम, और इनको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, इनकी फैमिली इनकम के बेसिस पे और कुछ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन EWS रिजर्वेशन के काबिल है कौन नहीं है। तो ये जो EWS रिजर्वेशन की बात की गई है ये ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो जो 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 का आया था उससे ये कहा गया कि EWS रिजर्वेशन दिया जाएगा।
टेबल 8.3 देख लीजिए। टेबल 8.3 में आर्टिकल 15 के सारे जो क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 सबको इन ब्रीफ दिया गया है। आर्टिकल 15 की हेडिंग है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये है हेडिंग ऑफ आर्टिकल 15। तो 15 क्लॉज 1 इन ब्रीफ देख लेते हैं। 15 क्लॉज 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब स्टेट, और यहाँ पे स्टेट की बात यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है। तो स्टेट किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इनके बेसिस पे। अब 15 क्लॉज 2, no citizen shall be subjected to any disability, liability, restriction or condition on the grounds of only of religion, race, caste, sex and place of birth, or any of them with regard to access to public shops, public restaurants, hotel, place, bodyguards और public entertainment। मतलब कोई भी सिटीज़न को एंट्री, मतलब उसका एक्सेस शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, इन सब के बेसिस पे, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पे आप उनकी एंट्री नहीं रोक सकते। और क्लॉज बी ये कह रहा है यूज़ ऑफ वॉल्स, टैंक्स, बैथिंग गार्ड्स, रोड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेस्टोरेंट मेनली मेंटेन्ड होनली और पार्शियली बाय द स्टेट फर्म और डिनाइड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। तो 15 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जो कुएँ हैं, टैंक्स है, बाथिंग गार्ड्स है, रोड्स है, इन सब जिसमें थोड़ा सा भी पब्लिक मनी यानी कि गवर्नमेंट का मनी इन्वॉल्व है, उसमें आप जो जनरल पब्लिक है उसे यूज़ कर सकती है। 15 क्लॉज 2 स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों से रिलेटेड है। 15 क्लॉज 3 स्टेट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग ए स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15 क्लॉज 3 में ये कहा जा रहा है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं और ये आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं होगा। 15 क्लॉज 3 से एक्सेप्शन स्टार्ट है। 15 क्लॉज 3 इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शन। 15 क्लॉज 4 state is not prevented from making any special provision for advancement of social and educational backward classes, that is scheduled class and scheduled class and scheduled tribe. This provision was added by First Amendment Act of 1951। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, उसने ये ऐड किया कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस यानी कि एससी और एसटी के एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस, मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उन्हें दे सकता है। 15 क्लॉज 5 added by 93rd Amendment Act of 2005, state is not prevented from making any special provision for advancement of any social educational backward classes or for SC and ST regarding to the admission of educational institution। तो स्टेट जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है जिससे SC और ST को कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा। दिस ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट एजुकेशनल मोटिवेशंस whether aided or unaided by the state except minority institution। This provision was added by 93rd Amendment Act of 2005। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा भी हो सकता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो स्टेट से एड ला रहा हो या ना ले रहा हो। अब हो गया 15 क्लॉज 6, द स्टेट इज़ नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द फॉलोइंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब स्टेट ऐसे प्रोविजंस, कोई भी ऐसा प्रोविजंस कर सकता है जिससे EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसके एडवांसमेंट के लिए काम करे, जो लोग गरीब हैं। A provision for reservation of up to 10% of seats for such section admission of educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state except minority educational institutions। तो 10% रिजर्व की जाएंगी सीट्स कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो या अनएडेड हो, ये फ़र्क नहीं करता, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर। और ये प्रोविजन ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। Reservation for OBC in educational institutions। The above C was added by 93rd amendment। तो ये जो C, ये कौन सी ABCD 4 पॉइंट्स दिए गए हैं एक्सेप्शन के नाम पे हमारे एम लक्ष्मीकांत में। ये बात करता है वुमेन एंड चिल्ड्रन से, B बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST, और C बात करता है SC एंड ST रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो C पॉइंट है ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 से ऐड किया गया था, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन सेंटर एडैप्टेड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006। तो ये C पॉइंट को इफेक्ट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया गया था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट 2006, जिससे 27% quota for the provide 20 quota of 27% for the candidates belonging to other backward classes। तो OBCs के लिए 27% का कोटा निकाला गया इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। In April 2008 the Supreme Court upheld the validity of both amendments Act of OBC Quota Act।
तो 2008 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ऑब्वियसली जाना था, क्योंकि रिजर्वेशन से रिलेटेड जब कब कोई इशू हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्योंकि रिजर्वेशन इज़ अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो अमेंडमेंट है 2005 का 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 2005 का 93rd अमेंडमेंट एक्ट है, ये और जो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड एडमिशन एक्ट है 2006, ये दो भी वैलिड है और ये दो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का वायलेशन नहीं है। तो इन दोनों को वैलिडिटी दे दी। बट द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर एडवांस सेक्शंस अमंग ओबीसी व्हाइल इंप्लीमेंटिंग दिस लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस ओबीसी कोटा को हम वैलिडेशन देते हैं, आप रिजर्वेशन करिए, लेकिन आप ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर इज एडवांस सेक्शन, वो सेक्शन हो गए जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एडवांस्ड है, वो वेल डेवलप्ड है, वो अच्छी पोजीशन में है सोसाइटी में। तो उस क्रीमी लेयर को आप एक्सक्लूड कीजिए, उन क्रीमी लेयर के मेंबर्स को आप कोटा मत दीजिए। ये इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते होगा। चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज पीपल बिलोंग टू क्रीमी लेयर अमंग ओबीसीज थस विल नॉट गेट द कोटा बेनिफिट। तो भले ही नीचे दिए गए कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं, भले ही वो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, अगर अदर बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए किसी भी कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ओबीसी कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीईसी, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगर एक पर्सन प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, चेयरमैन या फिर मेंबर है यूपीएससी का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, तो इन सबको कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इन सबके बच्चों को कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ग्रुप ए, क्लास ए, ग्रुप बी, क्लास 2 ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज, एम्प्लॉयज़ होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट ऑफ PSU, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा एंड ऑल्सो इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप ग्रुप ए ऑफिसर हो, जैसे मतलब क्लास ए ऑफिसर, ग्रुप बी हो या फिर एक ऑफिसर हो ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल या फिर स्टेट सर्विसेज के, या फिर आप बैंक में नौकरी कर रहे हो, इसकी इक्विवेलेंट पोस्ट जो बैंक में होती है, इक्विवेलेंट पोस्ट जो बैंक में होती है वो कर रहे हो, या फिर कोई इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी के हेड हो, या फिर ऐसी कोई पोस्ट में हो जो प्राइवेट है लेकिन वो इक्विवेलेंट है ग्रुप ए या ग्रुप बी सर्विसेज की, तो आपको भी कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ए पर्सन हु इज़ अ रैंक ऑफ कॉलोनल और एंड अबव इन आर्मी और इक्विवेलेंट पोस्ट इन नेवी, एयरफोर्स एंड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो अगर आप कॉलोनल की पोस्ट पे हो या फिर उससे बढ़ के पोस्ट पे हो, आर्मी में या फिर नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, पैरामिलिट्री में हो, जो कॉलोनल से इक्वल पोस्ट मानी जाती है। प्रोफेशनल, आप कोई एक प्रोफेशनल हो, जैसे कि डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, ऑथर हो, कंसल्टेंट है, या फिर कोई एक बड़ी पोस्ट में हो और अच्छा खासा आप अर्निंग कर रहे हो। पर्सन एंगेज इन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री हुज अर्निंग इज रियली गुड। पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव अ सर्टेन लिमिट, वेकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज। पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख रुपीज़, प्रोसेसिंग वेल्थ अबव द एग्जम्पशन लिमिट। तो चाहे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्टिस्ट हो, कंसल्टेंट हो, ये या फिर एक ऐसा पर्सन हो जो एक बड़ा ट्रेड और बिजनेस या फिर कोई इंडस्ट्री चला रहा हो, आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, आप एक वेल्दी पर्सन हो, मतलब इस प्रोफेशन से आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे हो, तो भी आपके बच्चों को कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख रुपीज़, ग्रॉस एनुअल, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन 1993 व्हेन द क्रीमी लेयर सीलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो 1993 में ये क्रीमी लेयर सीलिंग इंट्रोड्यूस की गई थी when it was 1 lakh, तो तब ये एनुअल इनकम थी 1 लाख रुपीज़। सब्सिक्वेंटली रिवाइज 2.5 लाख इन 2004, 4.5 लाख इन 2008, 6 लाख इन 2013 एंड 8 लाख इन 2017। तो अब एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2024 में, तो वो सीलिंग है 8 लाख रुपीज़। रिजर्वेशन फॉर EWS इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ABCD 4 पॉइंट थे एक्सेप्शंस के। फर्स्ट तो था वुमेन एंड चिल्ड्रन का, सेकंड था ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। सी था इनके रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और डी है EWS रिजर्वेशन, दैट इज विच वॉज एडेड बाई 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो ये डी पॉइंट को डिस्कस करता है आगे आने वाला पैराग्राफ। In order to give effect to this provision, the central government issued an order in 2019 providing 10% reservation to economically weaker section in admission of educational institutions। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिससे 10% रिजर्वेशन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिला, जिससे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस रिजर्वेशन कैन बी अवेल्ड बाय अ पर्सन बिलोंगिंग टू EWS हु आर नॉट कवर्ड अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन, दैट इज SC, ST एंड OBCs। मगर अगर आप SC, ST और OBC को बिलोंग नहीं करते हो और आपकी लिमिट
आपकी जो अर्निंग्स है वो ईडब्ल्यूएस कोटा को सेटिस्फाई करती है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा का बेनिफिट ले सकते हो। एससी एसटी और ओबीसी वालों को ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं मिलेगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन दिस रिगार्ड एज फॉलोज। तो आप ईडब्ल्यूएस हो कैसे कैसे प्रूव होगा? अगर आप इन कैटेगराइज को फुलफिल करते हो। ए पर्सन हुज फैमिली हैज़ ए ग्रॉस एनुअल इनकम अबो बिलो 8 lakhs आर आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अगर आपकी फैमिली इनकम, नॉट योर फादर इनकम, फैमिली इनकम, अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है, मतलब अगर आपकी पूरी फैमिली मिलकर एक साल में मतलब 12 महीने में अगर 8 लाख से कम पैसा कमा रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। द इनकम वुड इंक्लूड द इनकम्स ऑफ ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। इट वुड बी द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। तो इनकम किस किस सोर्सेज से इंक्लूड की जाएगी? सारे सोर्सेज। जैसे कि अगर आपको सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस या फिर प्रोफेशन, कोई साइड बिजनेस है उससे भी अगर इनकम आ रही है तो वो भी कंसिडर की जाएगी। एंड इट वुड बी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जिस साल आप अप्लाई कर रहे हो ईडब्ल्यूएस के कोटा के लिए, उससे एक साल पहले का फाइनेंशियल ईयर कंसिडर किया जाएगा, दैट इज अप्रैल 1 to March 31 फाइनेंशियल ईयर। Person whose family owns or possesses any one of the following assets are to be excluded from the being identified as EWS irrespective of their family income। अब फैमिली इनकम तो आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट में बताया। सेकंड पॉइंट में ये बताया है कि अगर आप नीचे दिए गए किसी भी एक एसेट को अगर आप एक्वायर करते हो तो आप ईडब्ल्यूएस के अंडर नहीं आएंगे। और वो एसेट्स क्या दी गई है? 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट्स, अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपका रेजिडेंशियल लैंड है, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबोव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़। अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड्स का लैंड है एक म्यूनिसिपैलिटीज़ में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबोव इन द एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़। अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ से हट के अगर कोई दूसरी जगह भी जो नोटिफाइड नहीं है एरिया, अगर उसमें भी 200 गज का अगर लैंड है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आओगे। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय फैमिली इन डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज वुड बी क्लब्ड while applying the land or property holding test or determine EWS status। तो जो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग सिटीज़ में, वो सबको मिलाकर ये प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया देखा जाएगा। फैमिली फॉर दिस पर्पज वुड इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, हिज और हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स बिलोंग्स टू द बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड आर ऑल्सो हिज और हर स्पाउस और चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। तो फैमिली किस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा? फैमिली उनको कंसिडर किया जाएगा जो रिजर्वेशन ले रहे हैं, मतलब जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लेने वाले हैं उनके पेरेंट्स को और उन सिबलिंग्स को, मतलब उस जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने वाले हैं उन भाइयों बहनों को कंसिडर किया जाएगा जो 18 साल से कम है। और अगर स्पाउस या फिर चिल्ड्रन है जो 18 साल से कम है उनको भी कंसिडर किया जाएगा इज एन फैमिली। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16, अब 16 क्लॉज 1 देख लीजिए। आर्टिकल 16 की तो हेडिंग है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में बराबर का अपॉर्चुनिटी, मतलब बराबर का मौका मिलेगा सबको, हर एक सिटीजन को। और आर्टिकल 16 जो है सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है। ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट जॉब क्यों देंगे फॉरेनर्स को? तो आर्टिकल 15 भी सिटीजन्स और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल था, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं था। आर्टिकल 14 सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों का अवेलेबल है। तो आर्टिकल 16 देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 प्रोवाइड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि सबको, 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि सब सिटीजन्स को, हर एक सिटीजन को बराबर क्या मौका मिलेगा जब बात आएगी गवर्नमेंट जॉब्स की, मतलब ऑफिसर्स अंडर द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर जो जॉब्स है दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब्स, उन केसेस में हर एक सिटीजन को बराबर का मौका मिलेगा। Article 16 Clause 2, no citizen can be discriminated against or ineligible for the employment or office under the states on the grounds of only of religion, race, caste, sex and place of birth or residence। तो कोई भी citizens can be discriminated, कोई भी citizen discriminate नहीं होगा। no citizen can be discriminated, मतलब किसी भी citizen को आप discriminate नहीं कर सकते, only on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth in case of पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आएगी तो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सिर्फ इन बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एक्सेप्शन शुरू हो गए। अब 16 क्लॉज 3 से एक्सेप्शन स्टार्ट है। Parliament can prescribe residence as a condition for certain employments or appointments in the state or union territories, local authorities or other authorities।
तो हमारी पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए रेसिडेंस, मतलब अगर आप उस एरिया की उस गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम कुछ टाइम के लिए वो भी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी, उस टाइम के लिए उस एरिया में या फिर स्टेट में रहना होगा। एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स एज रेसिडेंस एक्ट 1957 expires in 1974, there is no such provision for any state except Andhra Pradesh and Telangana. By the virtue of Article 371D inserted by 32 Amendment Act of 1973, Article 371D has been extended to the state of Telangana by Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. तो जो एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिडेंस एक्ट है 1957 का, वो एक्सपायर हो गया था 1974 में। तो 1974 से पहले कुछ और स्टेट्स के पास भी ये रेसिडेंस एज अ रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन अब एट प्रेजेंट सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट्स में ये है कि ये प्रोविजन है कि ये कुछ जॉब्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रहना होगा, मतलब वहाँ के लोकल सिटीजन्स के लिए ही ये जॉब वेकेंट है। तो बाय द आर्टिकल 371D, तो बाय द आर्टिकल 371D। तो और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014, मतलब जिसके थ्रू आंध्र प्रदेश बाइफर्केट हो गया था इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2014 में, तो उसके थ्रू तेलंगाना के पास भी ये अब प्रोविजन है। द स्टेट कैन प्रोवाइड, अब ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 हो गया, 16 क्लॉज 3 जो एग्जेप्शन था वो हो गया, अब 16 क्लॉज 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। तो ये कह रहा है कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट के पास ये स्टेट के पास ये पावर है कि वो रिजर्वेशन कर सकता है पोस्ट में इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। तो किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए वो रिजर्वेशन कर सकता है जो स्टेट चाहता है कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। अगर इसका मतलब अगर स्टेट को ये लग रहा है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारी स्टेट सर्विसेज में उतना रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उनके फेवर में कुछ पोस्टें रिजर्व की जा सकती हैं। Also, the state is empowered to provide the reservation in promotion and consequential seniority in the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes and that are not adequately represented in state services. Further, the state is empowered to consider the unfilled reserved vacancy of the year as a separate class of vacancies to be filled up. ये तो 4 भी है, पहले 4 एक समझ लेते हैं। ये तो 4 ये हो गया कि स्टेट रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है इन फेवर ऑफ दोज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच स्टेट थिंग्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। अब 16 क्लॉज 4A ये कह रहा है कि अगर स्टेट चाहता है तो SC और ST के फेवर में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन। अगर दो लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में और एक पर्सन है SC और ST का, एक पर्सन है ऑर्डिनरी जो जनरल कैटेगरी से कम्पीट करके आया है, तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन में का भी प्रावधान किया जाएगा। कल के दिन प्रमोशन मिलने के चांसेस इस SC कैंडिडेट के ज़्यादा है। और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब अगर दोनों, अब कोई ऑल इंडिया सर्विस है और दोनों जो एक पर्सन है SC ST का और एक है जनरल कैटेगरी का, दोनों एक ही ईयर में अपॉइंट किए हैं, लेकिन जब प्रमोशन आगे लेके जाएंगे तो प्रमोशन SC ST वाले को जल्दी तेज़ी से मिलेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो SC ST कैटेगरी का मेंबर है जो जनरल के साथ एक ही साल में अपॉइंट हुआ था वो सुपीरियर हो जाएगा इस जनरल कैटेगरी के मेंबर को। The state is empowered to consider the unfilled reserved vacancy। अब 16 clause 4B देख लेते हैं। The state is empowered to consider the unfilled vacancies of the year as separate class of vacancies to be filled up in the succeeding year or year. Such class of vacancies are not to be combined with the vacancies of the year in which are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation of total number of vacancies of that year। मतलब सपोज कर लीजिए एक प्रेसिडिंग ईयर था, अब 2024 चल रहा है। 16 क्लॉज 4 भी ये कहता है कि अब सपोज कर लीजिए 2024 चल रहा है और लास्ट ईयर 2023 में कुछ रिजर्व्ड वैकेंसीज आई थी SC ST के लिए, वो फुल्ली फिल्ड नहीं हुई। अब 10 वैकेंसीज आएगी सपोज कर लीजिए और उसमें से 3 वैकेंसीज फिल्ड नहीं होगी और ये 3 वैकेंसीज जो है कैरी फॉरवर्ड करके 2024 में लाई ली जाएगी, 2024 में लाई ली जाएगी। और इस साल जो रिजर्व्ड होगी सपोज कर लीजिए इस साल हो गई 12, ये 12 और ये 3 को अलग ट्रीट किया जाएगा। इन 12 के साथ ये क्लब करके 15 नहीं किया जाएगा, इस 3 को अलग ट्रीट किया जाएगा, ये 12 को अलग ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि अगर ये 12 3 के साथ क्लब हो गए और सपोज कर लीजिए ये 15, ये जो टोटल वैकेंसीज 15 है, इन्होंने 50%, ये जो 50% सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में ये हियरिंग दी थी कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए।
तो उसको ये वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि ये 12 हम अलग ट्रीट कर रहे हैं और ये 3 हम अलग ट्रीट कर रहे हैं। ये कहा गया है 16 क्लॉज 4B में। अब 16 क्लॉज 5, a law can provide that the incumbent of an office related to the religious denomination or national institution or the member of its governing body should belong to that particular religion or denomination। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई एक डिनोमिनेशन है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कुछ रिलीजियस मैटर से डील करता है, तो वो गवर्निंग बॉडी ये कह सकती है कि हम यहाँ पे इस ऑफिस में उसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो हमारे रिलीजन को बिलोंग करता है, क्योंकि वो रिलीजन को उस रिलीजन का पर्सन बेटर अंडरस्टैंड करेगा। इसलिए तो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन में अगर कोई गवर्निंग बॉडी है तो उस बॉडी में कोई उस रिलीजन का पर्सन को ही अपॉइंट किया जाएगा। दिस मीन्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस बेयर्स इन ए रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड दैट द पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन इन ब्रीफ रिलीजन क्वालिफिकेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन दिस रिगार्ड। तो इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि रिलीजियस क्वालिफिकेशन भी आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती है कुछ कुछ केसेस में। The state is permitted to take provisions for the reservation up to 10% appointment in the post in favor of any economically weaker section. This reservation of up to 10% would be addition to the existing reservation। तो ये कहा गया कि स्टेट के पास ये पावर है कि 10% रिजर्वेशन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो 10% रिजर्वेशन है ये एडिशन है, जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उनके एडिशन है। फॉर दिस पर्पस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फैमिली इनकम एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। द वेरियस प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल 16 आर समराइज्ड इन टेबल 8.4। अब टेबल 8.4 में इन ब्रीफ दिया गया है। तो 16 क्लॉज 1 द स्टेट शैल बी equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointment in any office under the state। तो 16 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि बराबर सबको बराबर का मौका मिलेगा, हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब बात आएगी गवर्नमेंट जॉब्स की। 16 clause 2 no citizen can be ineligible or discriminated against any employment or office under the state on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth or residence or any of them। रेसिडेंस यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो रेसिडेंस तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो 16 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता या फिर उन्हें इनएलिजिबल नहीं करार दिया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ जब बात आएगी गवर्नमेंट जॉब्स की। 16 क्लॉज 3 Parliament is not prevented from making any laws to prescribe the residence as requirement for the certain employment and appointment to the office under the government or the state or union territory or any local or other local authorities within them। तो 16 क्लॉज 3 इन ब्रीफ ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास ताकत है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंडर है या फिर गवर्नमेंट के अंडर है उसके अंदर वो रेसिडेंस को एज ए रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। मतलब अगर आप वो जॉब चाहते हैं तो आपको स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में कुछ समय के लिए रहना होगा, मतलब आप उसके रेसिडेंट होने चाहिए। 16 क्लॉज 4 स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट इन द पोस्ट ऑफ एनी फेवर ऑफ ए बैकवर्ड क्लासेस विच इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज अंडर द स्टेट। तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो कोई प्रोविजन बना सकता है जिससे वो रिजर्वेशन कर सकता है कोई भी बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी के लिए जो स्टेट की नज़र में उन सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। 16 clause 4 state is not prevented from making any provision for reservation in matter of promotion with the consequential seniority in the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes which are not adequately represented in services under the state। This provision was added by 77th Amendment Act of 1995। The 85th Amendment Act of 2001 made it modification and this provision by including consequential seniority। तो स्टेट के पास ये ताकत है कि वो प्रमोशन रिजर्वेशन कर सकता है और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे सकता है किसको, SC और ST को स्टेट सर्विसेज में। और ये जो प्रमोशन रिजर्वेशन का प्रोविजन है ये 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 से लाया गया था। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का ये जो प्रोविजन है ये 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से लाया गया था। 16 clause 4b state is not prevented from considering the unfilled reserved vacancies of the year as a separate class of vacancies to be filled up by the succeeding year or year, for such classes of vacancy are not combined with the vacancies of the year which are being filled up to determine the ceiling of 50% reservation total vacancies of that year। This provision was added by 81st Amendment Act of 2000। तो स्टेट के पास ये ताकत है कि वो जो अनफिल्ड वैकेंसी लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी उसे सेपरेट ट्रीट कर सकता है आने वाली साल के लिए। तो जो लास्ट ईयर फिल नहीं हुई थी वो आने वाले साल में फिल कर सकता है और वो जो वैकेंसीज़ है वो कंबाइन नहीं की जाएगी उस साल की वैकेंसीज़ के थ्रू, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। और ये जो लास्ट ईयर की जो अनफिल्ड वैकेंसी है उसको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो फुल इस साल नहीं होगी, जिससे 50% की जो सीलिंग 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने दी गई है वो वायलेट नहीं हो रही। और ये प्रोविजन ऐड किया गया था 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। 16th clause 5
The operation of the law is not affected even though it provides the incumbent of an religion or denomination institution or any member of a governing body should belong to the particular religion or denomination. मतलब अगर कोई रिलीजियस डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है या फिर उसकी कोई गवर्निंग बॉडी है तो वो ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकती है कि हम इसी रिलीजन के पर्सन को अपॉइंट करेंगे, और ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं है बिकॉज दैट पर्सन अंडरस्टैंड हिज रिलीजन better in better way. 16 clause 6, the state is not prevented for making any provision or reservation up to 10% of the appointment of post in favor of any economically weaker section. This provision was added by the थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. तो स्टेट के पास ये ताकत है कि वो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फेवर में कर सकता है, और ये ऐड किया गया था थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू. अब स्टार्ट करते हैं मंडल कमीशन एंड आफ्टर मैथ. In 1979, Morarji Desai government appointed the second backward classes commission under the chairmanship of B.P. Mandal, a member of parliament, in terms of Article 340. अब Article 340, power of president to appoint a commission to investigate conditions of socially and educationally backward classes. तो आर्टिकल 340 ये ताकत देता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है, वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है और वो कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस को. मतलब जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पिछड़े हुए वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करेगा. तो 1979 में प्रेसिडेंट ने अब उनकी ये पावर यूज़ की और बीपी मंडल जो एक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया और उन्हीं के नाम पर ये कमीशन है मंडल कमीशन. तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था. सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा था? तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट किया गया था 1953 के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर. तो इसे काका कालेलकर कमीशन भी कहा जाता है. ये भी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 340 ही अपॉइंट किया गया था. तो काका कालेलकर कमीशन वॉज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मंडल कमीशन. द कमीशन सबमिटेड इस रिपोर्ट्स इन 1980. तो 1979 में ये कमीशन अपॉइंट किया गया. एक साल ये कमीशन ने काम किया. 1980 में इनकी रिपोर्ट आई. तो आइडेंटिफाइड एज मनी एज 3743 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो ये कहा गया कि हमारे कंट्री में 3743 कास्ट है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, कंसिडर किया जाता है उनको. तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है. बहुत सारी कास्ट है बैकवर्ड क्लासेस के अंदर. दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. दिस वाज अ सीरियस क्वेश्चन कि ये जो 3700 के करीब जो ये बैकवर्ड क्लासेस हैं, एजुकेशनल सोशली बैकवर्ड क्लासेस है, ये ना ही एससी को बिलोंग करते हैं ना ही एसटी को बिलोंग करते हैं. लेकिन एससी और एसटी को निकाल कर भी ये हमारी कंट्री की 52% पॉपुलेशन है. मतलब ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो हमारी कंट्री का 52% पॉपुलेशन एक्वायर करते थे. कब? 1980s के टाइम पे. और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1980s की बात है ये. तो द कमीशन रिकमेंडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 27%. मतलब कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो ओबीसी को रिजर्व की जाएंगी. सो द टोटल रिजर्वेशन फॉर ऑल एससी एसटी एंड ओबीसी अमाउंट टू 50%. तो 27% कोटा की बात की थी. 27% गवर्नमेंट जॉब्स ओबीसी कैटेगरी को रिजर्व कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि 1963 में मैंने ऑलरेडी आपको ये लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1963 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक सिंगल ईयर में. क्योंकि आप कितना ही दोगे रिजर्वेशन, जनरल कैटेगरी के लिए भी तो कुछ तो छोड़ो, तो 50% रिजर्वेशन से 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इन 1963 जजमेंट. तो ये कहा गया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% हो जाएगा. It was 10 years later, 1990, the VP Singh government declared the reservation of 27% in government jobs for OBC. तो पहली बात तो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन मंडल कमीशन अपॉइंट किया, जिससे सेंसस से मालूम हुआ कि 27% रिजर्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि 3700 के करीब कास्ट हैं ओबीसी के अंडर और ये 52% पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की. तो इनके लिए कुछ करना तो ज़रूरी था. लेकिन ये मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने ये स्टेप नहीं लिया. स्टेप लिया था वीपी सिंह की गवर्नमेंट में. इट वाज 10 years later 1990 दैट वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी. Again in 1981, Narasimha Rao government introduced two changes. Preference to the poorer section among the OBC in the quota, 27% quota, that is adoption of economic criteria in gathering reservation, and reservation of another 10% of jobs for the other economically backward section who are not covered by the existing schemes of reservation. तो
1991 आया, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई। उन्होंने 2 चेंजेस किए इसमें। वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि 27% गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होगा। उसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 में 2 चेंजेस ये किया कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है ये 27% का, उसमें भी जो पुअर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, मतलब ओबीसी में भी जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, पुअर सेक्शन है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो स्टेबल है, जो ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी में हर एक मेंबर बैकवर्ड है, कुछ स्टेबल होंगे, कुछ इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे, तो उनको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जो जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है इस रिजर्वेशन के, उनको ओबीसी में ये दिया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ अनदर 10% जॉब्स फॉर द अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हु आर नॉट कवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ रिजर्वेशन। तो ईडब्ल्यूएस की ये जो कॉन्सेप्ट 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने की बात की गई थी, वो फर्स्ट टाइम किसने कही थी? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कही थी। तो ये कहा गया कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को भी दिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग स्कीम, मतलब ना ही वो जो एससी में आते हैं, ना एससी में आते हैं, ना ही ओबीसी में आते हैं। तो इंदिरा साहनी केस 1992, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो इसे मंडल केस भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मंडल्स केस। द स्कोप ऑफ एक्सटेंट ऑफ 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 क्या था, क्या बताया था मैंने आपको? 16 clause 4 is the state is not prevented from making any provision for the reservation or appointment in the post in favor of any backward classes that are not adequately represented in the services under the state। तो 16 clause 4 के अंदर स्टेट के पास ये पावर है कि वो बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेट की नज़र में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विसेज में, उनके फेवर में कुछ रिजर्वेशन कर सकता है, रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है। तो 16 क्लॉज 4 को एक्सटेंड किया, विच प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैज़ एग्जामिन थरोली बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 क्लॉज 4 को थरोली एग्जामिन किया। Though the court has rejected the additional reservation of 10% economically backward section, it upheld the constitutional validity of 27% reservation for OBC with the certain conditions। तो ये कहा गया इंदिरा साहनी केस, जो मंडल केस था 1982 का, उसमें ये कहा गया कि समय पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 16 क्लॉज 4 को थरोली एग्जामिन किया, अच्छी तरीके से उसे पढ़ा समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो 10% रिजर्वेशन, आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हो, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हो, आप इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब ये नहीं हो सकता। और 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी में दे रहे हो आप, उसको वैलिडिटी दे दी। और ये कहा गया कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी फॉर द ओबीसी विद सर्टेन कंडीशंस, और थोड़ी कंडीशंस के साथ इस 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को देने की बात की गई थी उसको वैलिड मान दिया गया, और ये गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रखें। द एडवांस सेक्शन अमंग द ओबीसी, द क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन। ये कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर इन ओबीसी, मतलब क्रीमी लेयर वो लोग हो गए जो एडवांस सेक्शन है ओबीसी में भी, जो एडवांस सेक्शन है, जो फाइनेंशियली, जो इकोनॉमिकली स्टेबल है, उनको हटा दीजिए, आप उनको ये बेनिफिट मत दीजिए। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट्स ओनली। एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन कंटिन्यू फॉर 5 years ओनली, दैट इज अप टू 1997। ये कहा गया कि रिजर्वेशन में प्रमोशन नहीं हो सकता, रिजर्वेशन सिर्फ आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही देना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है प्रमोशन के लिए, वो सिर्फ 5 साल के लिए ही चलेगा, जैसी दैट इज़ 1997 तक। ये केस आया था 1992 में, इसे 5 साल मिला लीजिए, 1997 हो गया। तो 1997 तक ही रिजर्वेशन, जो एग्जिस्टिंग लोगों को जिसको आपने रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कही है, ये सिर्फ 5 साल तक चलता है। टोटल रिजर्व्ड quota should not exceed 50% except in some extraordinary situation. These rulings should be applied every year। और ये कहा गया कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साल में, और ये हर साल अप्लाई होना चाहिए except in some extraordinary situation। The carry forward rule in the case of unfilled backroll vacancies is valid but it should not violate 50% rule। और ये कहा गया जो कैरी फॉरवर्ड रूल है आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, 16 क्लॉज 4B में जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो अनफिल्ड बैकलॉग वैकेंसीज थी लास्ट ईयर की, उसको वैलिड दे दिया गया, लेकिन वो भी 50% को एक्सीड नहीं कर सकता। ए परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश टू एग्जाम द कंप्लेंट्स एंड ओवर इंक्लूजन्स एंड अंडर इंक्लूजन्स इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो एक स्पेशल आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए, स्टैट्यूटरी मतलब लॉ पास कीजिए पार्लियामेंट में, और एक बॉडी बनाइए जो ये ओबीसी से रिलेटेड हर एक मैटर पर डिस्कस करिए। इसलिए ही हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना, और इसे 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया था, और ये है हमारे आर्टिकल 338B में, 338B में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है।
no relaxation in qualification marks and standard of evaluation in the matter of reservation in promotion due to the requirement of maintenance of efficiency in administration under the article 335. ये कहा गया कि कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स में, और स्टैंडर्ड एलिवेशन और रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 335. With regard to the above ruling of the Supreme Court, the government has taken the following actions. तो गवर्नमेंट की ऊपर की रूलिंग आई 1992 का केशवानंद 1992 का इंदिरा साहनी केस हुआ, 1992 का मंडल केस, और ये रूलिंग को देखकर गवर्नमेंट ने नीचे दिए हुए स्टेप्स लिए. रामनंदन कमेटी was appointed to identify the creamy layer among the OBC. It submitted its report in 1993 which was accepted. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इंदिरा साहनी केस 1992 में कि आप क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दीजिए ओबीसी में से इस क्रीमी लेयर को ये ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, ये कहा था इस केस में. तो रामनंदन कमेटी ये अपॉइंट की गई थी. ये कमेटी ने क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया और 1993 में इनकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 1993 में एस्टैब्लिश हुआ. मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है. एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट्री. इट मैंडेट वाज टू examine the complaints of under-inclusions, over-inclusions or non-inclusions of any classes of citizen in the list of backward classes for the purpose of job reservation. Later, the 1002 Amendment Act of 2018 conferred its constitutional status on the Commission and also enlarged its function. For this purpose, the amendment inserted a new article that is 338B in the Constitution. तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि 1993 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अपॉइंट किया गया था और 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था और हमें एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. In order to nullify the ruling with regard to reservation in promotion, 77th Amendment Act was enacted in 1995. तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग क्या है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं हो सकता. तो इसके खिलाफ 77th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1995 का. इट एडेड अ न्यू प्रोविजन इन द आर्टिकल 16. तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था दैट एम्पावर्स दैट द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एनी सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC and ST that are not adequately represented in the state services. Again, 85th Amendment Act of 2001 provides for the consequential seniority in case of promotion by virtue of rule of reservation for the government servants belonging to the SC and ST with retrospective effect in June 1995. तो इंदिरा साहनी केस 1992 मंडल केस में 1992 ऑल्सो नोन एज मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन भी नहीं हो सकता, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी नहीं हो सकती. रिजर्वेशन प्रमोशन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में. तो ये दो नहीं हो सकते ये कहा. लेकिन गवर्नमेंट ने इस रूलिंग को नलीफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया. 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 और 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001. इसके थ्रू 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 से आया प्रमोशन इन रिजर्वेशन और 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 से आया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया और रिजर्वेशन प्रमोशन दे दिया SC/ST को. The ruling with regard to the backlog vacancies was nullified by 81st Amendment Act of 2001. तो ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो बैकलॉग वैकेंसीज़ है, लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ है, उसको आप अगर इस साल भी फिल कर रहे हो तो 50% की जो रूल 50% जो रिजर्वेशन है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 1963 में भी कहा था, 1992 में भी ये बात रिपीट की गई. लेकिन 1963 में भी कहा कि 50% रिजर्वेशन नहीं एक्सक्लूड होना चाहिए और 1992 में कहा कि अगर आप अनफिल्ड वैकेंसीज़ को भी इस साल इंक्लूड कर रहे हो तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन इस रूलिंग को नलीफाई करने के लिए फिर से 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 पास किया गया. It added a new provision in the Article 16 that empowers the state to consider the unfilled reserve vacancies of the year as a separate class of vacancies to be filled up in a succeeding year or year. Further, such class
vacancies not to be combined in the vacancies of the year in which they are being filled to determine the ceiling of 50% reservation on the total number of vacancies of the year. In brief, it ended the 50% ceiling of reservation in backlog vacancies. तो ये जो कहा गया कि 50% एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये इस रूलिंग को भी नलीफाई कर दिया हमारी पार्लियामेंट ने बाई 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। और इससे एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, दैट इज़ आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। और ये कहा गया कि जो अनफिल्ड वैकेंसी उसको सेपरेट क्लास ट्रीट किया जाएगा एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज, और 50% से अगर वो ज़्यादा भी हो गए तो भी वैलिड हो जाएगा। इन ब्रीफ जो 50% सीलिंग थी रिजर्वेशन की सुप्रीम कोर्ट की, उसको नलीफाई कर दिया हमारी पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट ने इन तीनों प्रोविजंस को चेंज कर दिया। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंडल केस इंदिरा आसानी केस 1992 में कि प्रमोशन इन रिजर्वेशन नहीं हो सकता। 77 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 लाकर प्रमोशन रिजर्वेशन डाल दिया गया। ये कहा गया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी नहीं हो सकती। 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 आया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे दी गई। और ये कहा गया कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है जिससे बैकलॉग वैकेंसीज इस साल में डाली जाएगी, फिर भी 50% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 1963 में भी कहा और 1992 में भी इस बात को दोहराया गया, लेकिन फिर भी 81st अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 का, कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज 50% से ज़्यादा हो सकती है। ये कहा हमारी पार्लियामेंट ने। सुप्रीम कोर्ट के इन रूलिंग्स को नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट पास किए गए थे। 76th Amendment Act of 1994 has placed Tamil Nadu reservation, the Tamil Nadu backward classes, scheduled caste and scheduled tribes, reservation of seats in educational institutions and of appointment or the post in services under the State Act 1993 in 9th schedule to protect it from the judicial review, as it provides for the 69% of reservation for exceeding 50% of ceiling, 50% ceiling। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये आप जानेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। और 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें अगर आप लॉ डाल दोगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो जाएगा। अब एट प्रेजेंट वैसा नहीं है, ये भी मैं आपको बाद में जाऊँगा, इसी बात की टोटल क्लैरिटी मैं आपको बाद में दूंगा। अभी के लिए ही जान लीजिए, अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो वो एक इम्यूनिटी ले लेता है जुडिशियल रिव्यू से। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आया था और 31B आर्टिकल 31B के रिलेटेड है ये 9th शेड्यूल। तो अब यहाँ देख लीजिए आप, अभी जो 76th अमेंडमेंट एक्ट था 1994 का, तो इसमें क्या हुआ, तमिलनाडु रिजर्वेशंस को 1993 इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो जो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है वो 9th शेड्यूल में है। तमिलनाडु में रिजर्वेशन जो है वो 9th शेड्यूल में है। तो तमिलनाडु के रिजर्वेशन तो जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो गए, और तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, इसलिए इसे जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, इसलिए इसको जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू से हटाने के लिए ये 69% रिजर्वेशन जो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है इसको 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है। तो 9th शेड्यूल इज अवे फ्रॉम और इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इन ऑर्डर टू नलीफाई। तो तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन है, 69% है। इन जनरल अब हर तरफ 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन ही है, ये 9th शेड्यूल में है। इतना याद कर लीजिए, तमिलनाडु का रिजर्वेशन 9th शेड्यूल में है। इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग विद रिगार्ड टू द रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूएशन इन मैटर ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, द 82nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 वॉज एनैक्टेड। तो मंडल केस 1992, ये इंदिरा साहनी केस 1992 मंडल केस, इसमें रूलिंग ये आई थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं होगा और रिजर्वेशन इन प्रमोशन में भी नहीं होगा। तो इसके लिए इस रूलिंग को नलीफाई करने के लिए 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 अडॉप्ट किया गया। इट एडेड अ न्यू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 335 that empowers the state to make any provision in favor of scheduled caste and scheduled tribe for relaxation of qualifying marks or lowering the standard of evaluation in the matter of reservation and promotion। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप रिलैक्सेशन नहीं दे सकते क्वालिफाइंग मार्क्स में और रिजर्वेशन प्रमोशन भी नहीं दे सकते। तो इसलिए पार्लियामेंट में हमारे 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 पास किया, जिसे 335 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। और ये कहा गया कि स्टेट चाहे तो कोई भी प्रोविजन, मेक एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ SC ST, कोई भी प्रोविजन डाल सकती है SC ST के फेवर में, जिससे क्वालिफाइंग मार्क्स और वो एवेल्यूएशन का स्टैंडर्ड भी नीचे जा सकता है और रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी मिल सकता है। तो आपने ये देखा कि इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट थी, ऑलमोस्ट हर एक जजमेंट को नलीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट ने अमेंड किया है। सुप्रीम कोर्ट की हर एक रूलिंग को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया है। समय पहले तो
रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं हो सकता ये कहा। इसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995, 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 पास किया और रिजर्वेशन इन प्रमोशन को डाल दिया गया। उसके बाद हमारी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंदिरा साहनी केस 1992 में ये कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी नहीं हो सकती। उसके लिए फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 डाल दिया गया, जिससे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिल गई। उसके बाद ये कहा गया कि 50% रिजर्वेशन का कोटा एक्सीड नहीं हो सकता और आप कैरी फॉरवर्ड रूल को भी करके वो भी नहीं कर सकते। फिर 81st अमेंडमेंट एक्ट आया, 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 आया। इसने ये कहा कि जो लास्ट ईयर की अनफिल्ड वैकेंसीज है उसको एक सेपरेट क्लास करेंगे और 50% की जो रिजर्वेशन सीलिंग थी उसको भी हटा दिया गया। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं कर सकते, आप एवेल्यूएशन का स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिरा सकते। फिर उसके बाद हमारे ये पार्लियामेंट ने 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000 पास किया, जिससे आर्टिकल 335 इंसर्ट किया, जिससे ये कहा कि हम रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन मार्क्स भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ एवेल्यूएशन को भी कम कर सकते हैं SC/ST के फेवर में। तो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट की हर एक रूलिंग के ऊपर एक अमेंडमेंट देके इसको नलीफाई किया है हमारी पार्लियामेंट ने। रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, द अबव एक्सेप्शन D was added by 103rd Amendment Act of 2019। तो ये एक्सेप्शन आपने देखा था A, B, C, D, और ये जो लास्ट एक्सेप्शन था 103rd Amendment Act of 2019 के थ्रू लाया गया था, जो EWS की बात करता है, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सिविल पोस्ट सर्विसेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द बेनिफिट्स ऑफ this reservation can be availed by a person belonging to EWS who are not covered under any existing scheme of reservation SC/ST and OBC। आप SC/ST और OBC से अगर आप हटके हैं तो ही आपको EWS का रिजर्वेशन मिलेगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन दिस रिगार्ड और ऑलरेडी हैज़ बीन एक्सप्लेन इन आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि क्राइटेरिया क्या क्या थे, ये वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी देख लिया था। फर्दर द साइंटिफिक टेक्निकल पोस्ट विच satisfy all the following conditions can be exempted from the purview of reservation। आप हर एक गवर्नमेंट जॉब की उसमें रिजर्वेशन आपको आज की डेट में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल और साइंटिफिक पोस्ट हैं जिनके लिए आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोस्ट के लिए हमें एक वर्दी पर्सन चाहिए, मतलब उतना टैलेंटेड पर्सन हमें हमारे इंडिया को रिक्वायर्ड है। वो साइंटिफिक और टेक्निकल ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आप रिजर्वेशन नहीं रख सकते। जितना बंदा टैलेंटेड है उतना हमें ज़रूरी है वो पोस्ट के लिए, और ये पोस्ट के कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जो रिजर्वेशन से एग्जम्प्टेड है। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड अबोव द लोअर ग्रेड ऑफ ग्रुप ए ऑफ सर्विसेज कंसर्न। तो ग्रुप ए से जो बढ़ के जो पोस्ट है ग्रेड, दिस शुड बी क्लासिफाइड एज द साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स इन द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑर्डर 1961। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो ऑर्डर है इसके अंदर जो साइंटिफिक और टेक्निकल क्लासीफाई किया गया है जो टर्म्स जॉब्स को, उसमें अंदर ही आता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट फॉर विच क्वालिफिकेशन इन नेचुरल साइंस एंड एग्जैक्ट साइंस और अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी आर प्रिस्क्राइब्ड, द इनकम्बेंट ऑफ विच हैज़ टू यूज द नॉलेज इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस ड्यूटी। द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और ऑर्गेनाइजिंग और गाइडिंग और डायरेक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च से रिलेटेड जो साइंटिफिक जो टेक्निकल फील्ड है, कुछ सर्टेन जॉब्स हैं जिसमें हमें एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए, तो इसलिए उस जॉब में रिजर्वेशन अलाउड नहीं है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अब आते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Article 17 abolition of untouchability and forbid its practices in any form. The enforcement of any disablement arising out of untouchability shall be an offence punishable in according with law। ये कहा गया कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, मतलब आप इसको इतना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कोई पर्सन को कि आप उसको टच तक नहीं कर रहे हो, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है और ये पनिशेबल है। द एनफोर्समेंट एंड डिजायरेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस एंड पनिशमेंट। तो ये एक ऑफेंस है और पनिशेबल है अकॉर्डिंग टू द लॉ। इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 हैज़ बीन कॉम्प्रहेंसिवली अमेंडेड एंड रीनेम्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 टू एनलार्ज द स्कोप एंड मेक पीनल प्रोविजन मोर स्ट्रेंथन। तो एक अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है 1955 का। 1955 का अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, तो उसको 1976 में अमेंड किया गया था और उसको रीनेम करके उसका नया नाम दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ
सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 1976 में अमेंड किया गया था, जिससे अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है। तो जिससे स्कोप एनलार्ज हो गया और मोन्स और प्रोविजन जो है उनको और मजबूत कर दिया गया। द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट्स एज एन राइट टू एक्वायरिंग टू ए पर्सन बाय रीजन ऑफ अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द एक्ट ऑफ आर्टिकल 17। आपको ये पता है कि कुछ आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो डायरेक्टली एनफोर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स के लिए हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉज बनाना पड़ता है, मतलब पार्लियामेंट को ही लॉज बनाना पड़ता है। तो वैसे ही एक अनटचेबिलिटी ऑफेंस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, इसका पहले नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो वैसे ही पार्लियामेंट ने हमारा एक लॉ बनाया है जिसे अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस मान दिया गया है। द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ नो बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट। तो ये जो अनटचेबिलिटी है इसकी डेफिनेशन ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, ना ही हमारे ये एक्ट में दी गई है। मतलब जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है, इसमें भी हमारे ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 70 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, बट द प्रैक्टिस एट हैज़ बीन डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। तो मैसूर हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जो अनटचेबिलिटी है उसको लिटरल टर्म्स, मतलब ग्रामेटिकल टर्म्स में आप मत लीजिए, लिटरल टर्म्स में से मत लीजिए। ये एक वो प्रैक्टिस है जो हमारी कंट्रीज़ में एजेस मतलब हिस्टोरिकली डेवलप हुई है। इट रिफर्स टू ए सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन ए सर्टेन सेक्शन ऑफ पर्सन बाई रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। तो अगर इन ब्रीफ कहा जाए तो ये एक सोशल डिसेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी एक सोशल डिसेबिलिटी है जो एक सर्टेन क्लास के ऊपर इम्पोज की जाती है, मतलब सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन्स पे इम्पोज की जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लास में पैदा हुए हैं, बॉर्न इन सर्टेन क्लास। Hence, it does not cover social boycott of few individuals or their inclusion from the religious services, exclusion from the religious services। अगर सपोज कर लीजिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप का एक मेंबर है, अगर पूरा ग्रुप मिलकर उसे बॉयकॉट कर रहा है, मतलब सिर्फ एक ग्रुप उससे उस एक पर्सन से बात नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स, इट माइट बी एनी रीजन, लेकिन उस एक पर्सन को वो लोग परेशान नहीं करे, बस सोशली बॉयकॉट कर रहे हैं, उससे बातचीत नहीं करें, तो ये अनटचेबिलिटी में नहीं आता है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती हार्मफुल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो अनटचेबिलिटी में आता है। द पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 17 है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक द नेसेसरी एक्शंस फॉर इंश्योरिंग द राइट्स इज़ नॉट वायलेटेड। तो जो स्टेट है आर्टिकल 17 के केस में स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम अनटचेबिलिटी। स्टेट तो वैसे भी अनटचेबिलिटी के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी नहीं कर सकते। और ये डेमोक्रेटिक राइट्स केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी ये अवेलेबल है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बचाए। अब आ जाते हैं आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मैंने अनटचेबिलिटी बोल दिया, सॉरी, थोड़ा फ्लो में गलत हो गया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे 4 क्लॉज है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, समय पहले आर्टिकल 18 क्लॉज 1 देख लेते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन टू एनीबडी वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स। तो ये आर्टिकल 18 है, ये फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों की रिगार्ड में है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किसी भी सिटीज़न या फॉरेनर कोई भी हो उसे कोई भी टाइटल नहीं देगा। मतलब जैसे कि महाराज, सुपीरियर पर्सन, ये है एक बड़ा पर्सन है, ऐसा कोई भी एक टाइटल, राजा महाराजा, इनिशियल डेज में राजा महाराजा ये बड़े बड़े टाइटल्स हुआ करते थे, निज़ाम, ये सब ऐसे टाइटल्स। तो आज की डेट में ऐसे टाइटल्स नहीं दिए जाते हैं। मतलब अगर आप किसी को ऐसा टाइटल्स दे रहे हो तो आप किसी को अलग ट्रीट कर रहे हो, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है। तो ऐसे टाइटल्स आप नहीं दे सकते। अब जैसे मिलिट्री टाइटल्स है, जैसे कि कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, विंग कमांडर, कमांडर इन चीफ, एकेडमिक डिस्टिंक्शन जैसे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, और प्रोफेसर हो गया, और अगर आप कल की डेट में पीएचडी कर लोगे तो भी आप डॉक्टर कहलाओगे। तो ऐसे एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और मिलिट्री टाइटल्स, ये टाइटल्स आप नहीं दे सकते ऑन एनीबॉडी, चाहे सिटीजन हो या फॉरेनर हो। ये हो गया आर्टिकल 18 क्लॉज 1। अब आते हैं 18 क्लॉज 2 पे। इट प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट। अब पहली केस में तो स्टेट
सिटीजन और फॉरनर किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। और 18 क्लॉज 2 में जो आप सिटीजन हो, आप किसी फॉरेन कंट्री से या फिर इंडिया से कोई भी आप टाइटल नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्री से भी आप नहीं ले सकते। कल के दिन अगर कोई बाहर की कंट्री आपको कोई टाइटल देती है तो आप वो टाइटल नहीं ले सकते। सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। अब 18 क्लॉज 3, A foreigner hold any office of profit and trust under the state cannot accept any title from the foreign state without the consent of president। आप कोई फॉरेनर है, इंडिया सिटीजन नहीं, फॉरेनर है, वो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, सपोज कर लिए हाई कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एम्बेसी हो गई, ये यहाँ पे कोई फॉरेनर काम कर रहा है, और तो ये गवर्नमेंट ऑफिस है हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, हमारी मतलब स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारे स्टेट के अंदर काम कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो वो फॉरेनर भी कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता। अगर उसे टाइटल लेना है तो उसे कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। अब आर्टिकल 18 क्लॉज 4, नो सिटीजन और फॉरनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट दे is to accept any present emolument office from or under any foreign state without the consent of president। ना ही सिटीजन ना ही फॉरेनर जो स्टेट के अंदर काम कर रहा है, मतलब हमारी होल्डिंग एनी ऑफिस मतलब हमारे स्टेट के अंदर कोई भी ऑफिस मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो वो अनदर स्टेट इज़ टू एक्सेप्ट को, ना ही वो कोई किसी से प्रेजेंट मतलब गिफ्ट करेगा, ना ही एमोल्यूमेंट, ना ही कुछ भी, या फिर कोई भी जॉब एक्सेप्ट करेगा फॉरेन स्टेट से विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। मतलब ना ही कोई सिटीजन ना ही कोई फॉरेनर जो हमारे स्टेट के अंदर काम कर रहा है वो फॉरेन स्टेट से ना ही कोई भी प्रेजेंट ले सकता है, ना एमोल्यूमेंट ले सकता है, ना ही ऑफिस ले सकता है, और टाइटल तो वैसे भी नहीं ले सकता है बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के, मतलब बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। एक बार फिर देख लीजिए आर्टिकल 18 क्लॉज 1, स्टेट विल नॉट गिव एनी टाइटल टू सिटीजन और फॉरेनर। स्टेट किसी भी सिटीजन या फॉरेनर को कोई भी टाइटल नहीं देगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 2, सिटीजन कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन। तो जो सिटीजन है वो कोई भी टाइटल नहीं लेगा फॉरेनर से। फॉरेनर अंडर द स्टेट कैन नॉट टेक एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन, मतलब विदाउट प्रेसिडेंट कंसर्ट। जो फॉरेनर जो इंडिया के अंदर जो स्टेट के अंदर हमारी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है वो किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल नहीं लेगा विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। सिटीजन और फॉरेनर जो स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं वो कौन से भी गिफ्ट, कोई भी एमोल्यूमेंट, कोई भी प्रेजेंट, कुछ भी नहीं लेंगे कोई भी फॉरेन कंट्री से विदाउट प्रेसिडेंट परमिशन और विदाउट प्रेसिडेंट कंसर्ट। From the above, it is clear that the hereditary titles, notably like Raja, Maharaj, Raj Bahadur, Rai Sahab, Diwan Bahadur, etc., which are conferred by colonial states, are banned by Article 18, and all these are against the principle of equality of status of all। तो जो हायरार्की मतलब ब्लड रिलेशन मतलब दादा का बेटा, उनका बेटों से जो ये महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान, ये सब जो टाइटल्स आ रहे हैं ना, जो कॉलोनियल स्टेट मतलब ब्रिटिश रूल में, स्पेशली ब्रिटिश रूल में ज़्यादा होते थे, वो आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स करता है। क्योंकि अगर आप किसी को ऐसा टाइटल दे दोगे तो सबको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को आप नहीं मान रहे हो। इन बालाजी राघवन केस 1995, Balaji Raghavan case versus Union of India 1995, the Supreme Court upheld the constitutional validity of national awards Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri। तो जो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1995, इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नेशनल अवार्ड है जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारे जो टाइटल्स हैं ये वैलिड है, मतलब आप ये टाइटल्स दे सकते हो। ये टाइटल्स अगर आप दे रहे हो तो आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है, ये लीगल है, आप दे सकते हो ये टाइटल्स, ये कहा। It rules that these awards do not amount to title within the meaning of Article 18 that prohibits only hereditary titles of nobility। तो जो नोबल टाइटल्स हैं राजा, राज बहादुर, राय बहादुर, ये सारे टाइटल्स आर्टिकल 18 प्रोहिबिट करता है। लेकिन ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये इन टाइटल के डेफिनेशन में आते ही नहीं है। देयरफॉर दे आर नॉट वायलेटेड बाय आर्टिकल 18 एज द थियरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट द मेरिट should not be recognized। However, it is also rules that they should not be used as suffix or prefix to the names of awardees, otherwise they should forfeit the award। ये कहा गया कि जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो आप अवार्ड्स दे रहे हो ना, इससे आप मेरिट को प्रमोट कर रहे हो। आप इसका अगर आप टाइटल्स देना ही आप ये जो अवार्ड्स देना बंद कर दोगे तो आप मेरिट को डिसप्रमोट करोगे। जो आदमी टैलेंटेड है, जो वर्दी है, उसे अप्रिशिएट तो ऑब्वियसली करना चाहिए। तो ये कहा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा कि जो अवार्ड्स है ये टाइटल के डेफिनेशन में ये नहीं आते हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपके नाम के आगे अवार्ड का नाम रखो,
सफिक्स मतलब आप नाम के बाद भी और ना प्रेफिक्स नाम से पहले भी आप अवार्ड्स का नाम नहीं रख सकते। मतलब कोई पर्सन ए है तो पद्मश्री ए और ए पद्मश्री, आप ऐसा नाम नहीं रख सकते। अगर आपने ऐसा रखा तो आपसे वो अवार्ड लिया जा सकता है। इट शुड बी रूल दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस टू द नेम ऑफ अवार्डी। लेकिन अवार्ड्स दे सकते हो आप। नेशनल अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। तो जो नेशनल अवार्ड्स का कॉन्सेप्ट है पद्मश्री का, ये 1954 में। तो ये जो नेशनल अवार्ड्स थे ये 1954 में आए थे। जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड देम इन 1977। 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी थी। तो 1977 के जब इलेक्शंस हुए थे, जब जनता पार्टी पावर में आ गई थी, जनता पार्टी में मोरारजी देसाई की फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट आई थी, तब ये अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू किया गया था। बट दे वेर अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट बनी थी, और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने फिर ये अवार्ड्स को रिवाइव कर दिया था। द नेशनल अवार्ड्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई डिसकंटिन्यूड देम इन 1977, बट दे वेर अगेन रिवाइव्ड इन 1980 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर द ब्रीफ इंटरप्शन ड्यूरिंग द ईयर 1978। 1978 में तो डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे 1977 से, और 79 में भी, 1993 में भी, 1993 से 1997 तक भी। तो जो पद्मा अवार्ड्स है, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये हर साल अनाउंस किए जाते हैं रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी के। द टोटल नंबर ऑफ पद्मा अवार्ड्स टू द गिवन इन एन ईयर एक्सक्लूडिंग posthumous awards and the awards given to NRI foreign OCI कार्ड होल्डर्स, ये OCI मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट इंडियंस फॉरेन, ये सब ऑलरेडी सिटीजनशिप हम देख सकते हैं। दे शुड नॉट बी मोर देन 120। मतलब जो पद्मा अवार्ड्स हैं जो एक साल में दिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉरेनर्स एंड NRIs और उसके को छोड़कर 120, एक साल में 120 से ज़्यादा नहीं दे सकते। सिमिलरली द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। जो भारत रत्न है वो एक साल में मैक्सिमम 3 ही दिए जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में समय पहले आता है आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम में टोटल 19 to 22 आर्टिकल्स है। 19 से लेकर 22 के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। आर्टिकल 19, 20, 21, 22, तो ये इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करते हैं। ये अब फर्स्ट आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। तो आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। वो कौन से? फर्स्ट पॉइंट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, right to assemble peacefully without arms, right to form associations or union or cooperative society. This was added by 97th Amendment Act of 2011. Right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory, right to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. तो ये जो आर्टिकल 19 है ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है। आर्टिकल 19 इज़ गिवन ओनली टू सिटीजन्स, बिकॉज यहाँ पे प्रोफेशन की बात हो रही है, और प्रोफेशन का राइट हम ऑब्वियसली फॉरेनर्स को नहीं देंगे। Originally, Article 19 contains 7 rights, but the right to acquire and hold and dispose of property was deleted by 44th Amendment Act of 1978. तो अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ तो ये जो आर्टिकल थे, जैसे कि आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को देता है, और ये 19F जो है, ये दो आर्टिकलों की वजह से हिस्टोरिकली बहुत डिस्प्यूट हुआ है बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, तो हम आगे आने वाले देखेंगे। लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी, जब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब ज़मींदारों से लैंड लिया और पीसेंट्स में बांट दिया, लैंड रिफॉर्म्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिनिमाइजिंग द इनकम इनइक्वालिटीज़, तो अगर ऐसे जब DPSP को प्रमोट करने की बात आई तो ये जो आर्टिकल 31 और 19 क्लॉज F है, ये बहुत ही अपोज में आए हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी का राइट है वो हमारे DPSP के बहुत कॉन्ट्राडिक्ट में आया है, और हिस्टोरिकली इसकी वजह से बहुत क्लैशेस भी हुए हैं। तो इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज F, ओनली क्लॉज F, जो प्रॉपर्टी को प्रमोट करता था, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है। हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। दिस 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, नॉट ऑन द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये जो प्रोटेक्शन है आपको, ये जो आर्टिकल 19 है, ये आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट देता है,
स्टेट देता है प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं है। अनलाइक आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 हमने पढ़ा था कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है, डेमोक्रेटिक राइट केस ऑफ 1982 में पढ़ा था, लेकिन आर्टिकल जो 19 है वो सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट अवेलेबल है। मोर ओवर दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन एंड टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट टू द फॉरनर लीगल पर्सनस, फॉरनर्स और टू लीगल पर्सनस लाइक कंपनीज और कॉरपोरेशंस। तो ये जो राइट्स है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है और शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है, ना ही ये राइट्स फॉरेनर्स को अवेलेबल है, ना ही ये राइट्स कंपनीज़ को अवेलेबल है। मतलब ये राइट्स लीगल पर्सन्स को अवेलेबल नहीं है, चाहे वो कंपनी इंडिया की क्यों ना हो, सिर्फ सिटीजन्स और शेयर होल्डर्स को अवेलेबल है कंपनी के। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एन्जॉयमेंट ऑफ दी 6 राइट्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द आर्टिकल 19 इटसेल्फ, नॉट ऑन एनी अदर ग्राउंड्स। तो स्टेट जो है, स्टेट मतलब हमने आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टेट गवर्नमेंट समझ लिए इन ब्रीफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकती है ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन, मतलब वही ग्राउंड्स में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है जो आर्टिकल 19 में मेंशन है, कोई दूसरे ग्राउंड्स पे नहीं डाल सकती। The 6 rights contained in Article 19 on the grounds of imposition of reasonable restrictions are mentioned them in Table 8.5। एक बार टेबल 8.5 देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो 19 क्लॉज 1A, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अंडर 19 क्लॉज 2 सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एडेड बाई। तो ये है एक ब्रीफ ओवरव्यू, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है आर्टिकल 19 का। पहले तो यहाँ देख लीजिए, आर्टिकल 19 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, नॉट टू फॉरेनर्स एंड शेयर होल्डर्स बट नॉट टू लीगल पर्सन्स, दैट इज़ कंपनी। सिटीजन्स के पास है, फॉरेनर के पास नहीं है, शेयर होल्डर के पास है लेकिन कंपनी के पास नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि कौन से 6 राइट्स हैं। समय पहले 19 क्लॉज 1 है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19 क्लॉज 1 बी असेंबल, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। एफ जो है वो डिलीटेड है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो अवेलेबल ओनली टू स्टेट, नॉट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। तो 19 क्लॉज 1 में तो ये बता दिया गया है कि कौन सी चीज़ों का राइट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, ये हो गया। अब 19 क्लॉज 2 में एक्सेप्शंस दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 में, और 19 क्लॉज 2 में स्पेसिफिकली किसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक्सेप्शंस दिए गए हैं। 19 क्लॉज 3 में जो यहाँ से एक्सेप्शन शुरू है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, वो दिए गए हैं 19 क्लॉज 2 में। 19 क्लॉज 3 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन असेंबली के दिए गए हैं, असेंबली से रिलेटेड जो भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेक्शन 144 ऑफ CRPC, क्रिमिनल पीनल कोड। तो सेक्शन 144 ऑफ CRPC ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये राइट है कि वो गैदरिंग प्रिवेंट कर सकता है इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस। और सेक्शन 141 जो IPC का है, इंडियन पीनल कोड, उसमें 5% की गैदरिंग्स फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इज पनिशेबल। तो ये 19 क्लॉज 3 दैट इज असेंबली के एक्सेप्शंस हैं, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। और 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली और एसोसिएशन। अब यहाँ पे 19 क्लॉज 4 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं एसोसिएशन के, यहाँ पे एक्सेप्शंस आ गया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इट इज़ अ प्रॉपर वर्ड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि आपके पास एसोसिएशन बनाने का राइट है लेकिन आपके पास रिकॉग्निशन का राइट नहीं है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम अब मैं मेरे लोकल स्टेट की बात करूँ तो आपके पास एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट है लेकिन आपके पास उस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज़ करने का राइट नहीं है। अब मैं अपने लोकल स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे तेलंगाना में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक इंस्टीट्यूशन के नीचे एक सेंटेंस लिखे हुए थे, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ TS। तो जो तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट है उसने इस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो आपके पास ऐसा राइट नहीं है कि आपको रिकॉग्निशन मिलना ही, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको रिकॉग्निशन दे, चाहे तो गवर्नमेंट आपको रिकॉग्निशन ना दे। आपके पास एसोसिएशन बनाने का राइट है लेकिन गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन लेने का राइट आपके पास नहीं है। अब 19 क्लॉज 5 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट और रेसिडेंस के, और बहुत ही हद तक जो राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेसिडेंस है वो एक दूसरे से सिमिलर है और ओवरलैपिंग है एक दूसरे से, तो इन दोनों के एक्सेप्शंस एक ही उसमें दिए गए हैं। और 19 क्लॉज 6 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है प्रोफेशन के ऊपर, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं थी तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रोफेशन के ऊपर बात की गई है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रोफेशन। अब आप टेबल 8.5 देख लीजिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 क्लॉज 1। ये जो लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं ना, टेबल 8.5 देखिए आपके लक्ष्मीकांत का, मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट नहीं बता सकता, आपको लक्ष्मीकांत खरीदनी होगी और आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन है एम लक्ष्मीकांत का। तो एम लक्ष्मीकांत के टेबल 8.5 में लेफ़्ट साइड पे आप देखिए तो लेफ़्ट साइड पे 19 क्लॉज 1 के A B C D E F
और जी दिए गए हैं। तो 19 क्लॉज 1 में ये सारे राइट्स हैं। 19 क्लॉज 1 ए में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सी है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज राइट टू ऑफ मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंट एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे वर्ड टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात की गई है। मैंने आपको सिटीजनशिप में बताया था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया अलग है यूनियन ऑफ इंडिया में। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर टेरिटरीज सब आती है। तो यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत का हर एक वर्ड जो है वो बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है। तो यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा है, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब स्टेट, इंडियन स्टेट भी नहीं, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ब्रॉडर देन द यूनियन ऑफ इंडिया। तो राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो एफ है ये डिलेटेड है, एफ जो डिलेटेड है। और 19 क्लॉज जी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। तो प्रोफेशन का राइट। अब समय पहले देख लेते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। 19 क्लॉज 2 में दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शंस। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो समय पहले तो ये बात है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास बोलने का राइट है, लेकिन आपको कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से अगर कोई सपोज कर लीजिए कोई एक पार्ट है और आप उस एक पार्ट के एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, आप बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, लेकिन आपके स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट के अंडर आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया की सोवरेनिटी से आप अलग हो जाएं, इंडिया की इंटीग्रिटी को, इंडिया की यूनिटी को, इंडिया की सिक्योरिटी को आप नुकसान पहुँचाएं। ऐसे आप कुछ भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, तो हमारे कुछ स्टेट्स के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल रशिया के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशंस हैं, हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो कुछ आप ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जिससे जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है हमारे इंडिया का दूसरी कंट्री के साथ वो ख़राब हो जाए। पब्लिक ऑर्डर, आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे। आप ऐसा कोई भी को अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आप कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं कहेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो जाए। डिसेंसी और मोरालिटी को नुकसान पहुंचे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आपके पास ये राइट नहीं है कि आप कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें इंटरप्ट कर कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डिफेमेशन का आप कोई झूठी भड़काऊ चीज़ किसी के बारे में गलत ना बोले जिससे कोई जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी इमेज को नुकसान पहुंचे। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब आपके पास स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेस करने का और कुछ बोलने का राइट है, लेकिन आप वो नहीं बोल सकते जिससे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ या फिर सिक्योरिटी, इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचे, इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशन को नुकसान पहुंचे। आप पब्लिक ऑर्डर को कुछ कहकर नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप मोरालिटी को कुछ भी कहकर नुकसान नहीं पहुंचाते, आप कोर्ट में ये मतलब कोर्ट में मिसबिहेव नहीं कर सकते, आप डिफेमेशन नहीं कर सकते, आप इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंस भी नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 19 क्लॉज बी, 19 क्लॉज 1B ये है असेंबली के ऊपर। तो अंडर 19 क्लॉज 3 असेंबली के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन आपका जो असेंबल होना है उससे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इंडिया की सोवरेनिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लॉज है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में, ये ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो 19 क्लॉज 4 जो है वो एक्सेप्शंस बताता है एसोसिएशन का। तो आप एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, लेकिन वो एसोसिएशन इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मोरालिटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, ये राइट टू मूवमेंट है आपका, इनवर्ट कहा जाए तो इसके एक्सेप्शंस दिए गए 19 क्लॉज 5 में। और राइट टू रेसिडेंस जो है उसके भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं 19 क्लॉज 5 में। तो इन दोनों के एक्सेप्शंस ये है कि इन दोनों के एक्सेप्शन सेम है। इंटरेस्ट टू जनरल पब्लिक, मतलब आप इंडिया की कोई भी टेरिटरी में घूम सकते हो। मूवमेंट मतलब आपके पास फ्रीली मूवमेंट, मतलब आप इंडिया की कोई भी कंट्री में इंडिया कंट्री के कोई भी पार्ट में आप मूव कर सकते हो और कहीं भी रह सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, मतलब वहाँ रह सकते हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को वायलेट ना करो, मतलब वहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के लोगों को डिस्टर्ब ना करो। और दूसरी चीज़, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ में आपका ये राइट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप जाके जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है, जो ट्राइबल एरियाज़ है, जो गवर्नमेंट ने जहाँ पे हमारी एंट्री रेस्ट्रिक्ट की है, वो एरियाज़ में आप जा नहीं सकते ड्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर कल्चर, राइट्स एंड ऑल। और ये है प्रोफेशन 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। तो प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। तो इसके एक्सेप्शन दिए हैं 19 क्लॉज 6 में। तो 19 क्लॉज 6 में इसके एक्सेप्शन क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट आप वायलेट नहीं, आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कीजिए, आप कोई भी कारोबार मतलब अर्निंग के लिए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपाई कीजिए, लेकिन
सोर्स ऑफ अर्निंग आप कोई भी ऑक्यूपाई कीजिए, लेकिन जो आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, जो आप अर्निंग के लिए जो वर्क कर रहे हैं, उससे जनरल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ नेसेसरी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनैलिटी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कुछ जैसे कि रेलवेज़ की जॉब है, रेलवेज़ की टेक्निकल जॉब है, रेलवेज़ की टेक्निकल जॉब है, आप इसमें ये नहीं कह सकते अगर आपके पास वो टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर कोई आपके पास डिग्री नहीं है, जो रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया है आप वो फुलफिल नहीं कर सक रहे हो, तो इस पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो राइट टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन है, मेरे पास आर्टिकल 16 है, मैं ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। और कुछ साइंटिस्ट की जॉब्स हो गई वगैरह, इन सब में डॉक्टर की जॉब हो गई, उसके लिए MBBS ज़रूरी है। तो ये सब एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जो नेसेसरी है उस प्रोफेशन को कैरी करने के लिए। एनी ट्रेड एंड बिजनेस इंडस्ट्री सर्विस कैरिड ऑन बाय द स्टेट टू द एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन, मतलब कुछ एरियाज़ में, कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ बिजनेस में, सर्विसेज में स्टेट की मोनोपोली है, वहाँ पे सिटीजन को एक्सक्लूड किया गया है। जैसे कि रेलवेज़, बेस्ट एग्जांपल रेलवेज़। तो ऐसी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे पब्लिक की मोनोपोली है, मतलब मतलब हमारी गवर्नमेंट की मोनोपोली है, वहाँ पे सिटीजन्स नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक रीजंस। तो ये भी एक्सेप्शन है आपके प्रोफेशन का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। It implies that every citizen has the right to express his or her views, opinion, beliefs, conviction freely by words, mouth, writing, printing, picturing, in any other manner. The Supreme Court held that the freedom of speech and expression also include the following. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो अपने व्यूज़ को, बिलीव्स को, ओपिनियंस को, कन्विक्शंस को जाहिर करे, चाहे वो जाहिर करने का तरीक़ा लिख के करे, वो कोई पिक्चर या फिर कोई ड्राइंग बना के करे, या फिर मुँह ज़बानी कहे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट में ये भी कहा है कि ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये इन एक वाइडर सेंस में आप इसको लीजिए, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नीचे दिए गए राइट्स भी है। राइट to propagate one's view, freedom for circulation, freedom of press, freedom of commercial advertisement, right against a tapping of telephonic conversation, right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media, right against band call by political party or organization, right to know about the government activities, freedom of silence, right against imposition of pre-censorship on newspaper, right to demonstrate picketing but not right to strike, right to fly the national flag, right of voters to know the antecedents of the candidate contesting in the election, right to choose medium of instructions at stage of primary school, right to express gender identity, right to reply, right to answer the criticism, right to post information videos on internet and social media, right to filmmakers to exhibit their films, right to access internet, right to access information via internet। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट में ये कहा कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप वाइडर सेंस में लीजिए, और इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास ये राइट भी है कि आप अपने व्यूज़ को प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब आपके व्यूज़ को फैला सकते हैं। राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज़। फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस के पास ये फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो अपने फ्रीली छाप सकते हैं, गलत न्यूज़ नहीं छाप सकते, लेकिन जो भी सही है वो आप छाप सकते हैं। और इसके लिए आपको और एक आर्टिकल दिया जाता है, आर्टिकल 361A हमने शायद ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैं एक बार फिर रिवाइज करूँगा कि नो पर्सन शेल बी लायबल टू एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स इफ पब्लिश अ ट्रू रिपोर्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कोई भी पर्सन जो एक सही रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, या भी अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो कोई भी अगर एक सच्ची रिपोर्ट छापता है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, और जो सच है उसके लिए उसे कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में नहीं खींचा जा सकता। मतलब हमारी प्रेस के पास फुल राइट है कि वो एक सच्ची रिपोर्ट को पब्लिश कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 361A। और ये जो आर्टिकल 361A है ये ऐड किया गया था बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक पुश देता है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपके पास ये भी राइट है कि आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, मतलब अगर आप कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो तो आपका टेलीफोन टैप भी नहीं किया जा सकता। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। आपके पास ये राइट है कि आप जो चाहे वो टेलीकास्ट कर सकते हो। राइट टू कॉल बंद, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाई पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बंद अगर डिक्लेयर करती है तो आपके पास ये भी राइट है कि आप उस बंद में ना जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते। राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, तो गवर्नमेंट क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं वो आप जान सकते हैं। राइट फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मतलब आपके पास खामोश रहने का भी राइट है।
राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब प्री सेंसरशिप मतलब आप न्यूज़ के गवर्नमेंट का न्यूज़ पेपर के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर जो चाहे वो छाप सकता है मतलब विद इन इट्स लिमिट्स, सच्ची रिपोर्ट चाहे तो वो सच्ची रिपोर्ट छाप सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए न्यूज़पेपर के ऊपर। राइट टू डेमॉन्स्ट्रेट ऑन पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, तो डेमॉन्स्ट्रेशन का राइट है, पिकेटिंग का राइट है, लेकिन पीसफुल पिकेटिंग का राइट है, डेमॉन्स्ट्रेशन का राइट है, लेकिन आपके पास स्ट्राइक करने का राइट नहीं है। असेंबली के अंदर, राइट टू असेंबली के अंदर भी आपके पास स्ट्राइक करने का राइट नहीं दिया है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने। 19 क्लॉज 3 अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें क्लियरली लिखे हुआ है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन असेंबली, राइट टू असेंबली, राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अंडर राइट टू असेंबली। जो आपके पास ये जो स्ट्राइक करने का राइट है ये इस असेंबली के अंदर नहीं आता है। राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, मतलब झंडा लहराने का, हमारे देश का प्यारा झंडा आपको लहराने का हक है। राइट टू वोटर्स टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, तो हमारे पास ये भी राइट है कि जो कंटेस्टेंट इलेक्शन में खड़ रहा है, अगर आपके एरिया से कोई एमएलए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा है तो उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको जानने का हक है। तो जैसे आप वोट मतलब जिससे आप वोट डिटरमाइन कर सको उसे देना है या नहीं देना है। राइट टू चूज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी लेवल पे आपके पास ये भी राइट है कि आप अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी, आपके पास ये भी राइट है कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी आप बता सकते हैं। राइट टू रिप्लाई, अगर क्रिटिसिजम्स हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके ऊपर, कोई इल्ज़ाम लगा है तो आप उसमें उस केस में आप उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं। राइट टू पोस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट करने का राइट है। राइट टू फिल्म मेकर टू एग्जिबिट देयर फिल्म, जो फिल्म मेकर्स है उनको उनकी फिल्म को एग्जिबिट करने का भी राइट है। आपको राइट टू एक्सेस इंटरनेट, आपके पास ये भी राइट है कि आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अब यहाँ है 19 क्लॉज 2। अब 19 क्लॉज 2 में एक्सेप्शन दिए गए हैं। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो 19 क्लॉज 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, वही यहाँ पे दिया गया है। 19 क्लॉज 2 में एक्सेप्शन है टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली, 19 क्लॉज 1B। Every citizen has the right to assemble peacefully without any arms। तो हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकता है बिना हथियार के, बिना किसी आर्म्स के। दिस इंक्लूड राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, टू टेक आउट प्रोसेशंस। तो मतलब ये आपके पास ये राइट है कि आप पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप पीसफुल पिकेटिंग भी कर सकते हो। दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन पब्लिक लैंड एंड द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड। तो ये जो आपका राइट है असेंबल होने का, ये आप सिर्फ पब्लिक लैंड, मतलब वो लैंड पे कर सकते हो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं कर सकते। और ये जो है ये पीसफुल होना चाहिए, बिना किसी हथियारों के होना चाहिए। This provision does not protect violent, disorderly, riotous assemblies or one that causes breach public peace or one that involves arms. The right does not include right to strike। और यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो राइट टू असेंबली के अंडर नहीं आता है। The state can impose reasonable restrictions on the exercise of right of assembly on the two grounds, namely sovereignty and integrity of India, public order, including maintenance of traffic in the area concerned। तो जो स्टेट है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है असेंबली पे दो ग्राउंड्स पे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एरिया कंसर्न। ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए भी पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को इससे रिलेटेड भी आप असेंबली को रोक सकते हो। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो रोक सकता है असेंबलीज़ को, मीटिंग्स को, सेशंस को, अगर उसको लगता है कि कोई रिस्क है जिससे डेंजर हो सकता है ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ सेफ्टी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और रायट्स और एनी एफ्रे, अगर कुछ भी उसको हार्मफुल लग रहा है तो मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 144 कोई भी पब्लिक गैदरिंग को रोक सकता है। और सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड, द असेंबली ऑफ 5 or more person बिकम अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट इज टू असिस्ट एग्जीक्यूटरी और टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूटरी और एनी लीगल प्रोसेस। अगर कोई लीगल प्रोसेस है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसको अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर रोक रहे हैं तो ये अनलॉफुल हो जाएगा अंडर सेक्शन 141।
टू फोर्सफुली ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी ऑफ समवन, अगर किसी की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की जा रही है 5 या उससे ज़्यादा लोगों के लिए, तो सेक्शन 141 के अंदर ये अनलीगल हो जाएगा। टू कमिट एनी मिसचीफ ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अंडर सेक्शन 141 ऑफ IPC अनलॉफुल हो जाएगा। कोई भी इलीगल एक्ट कर रहे हैं तो भी अंडर सेक्शन 141 इलीगल हो जाएगा। टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग द अनलॉफुल पावर्स, अगर कोई भी गवर्नमेंट को रोक रहा है या फिर उसके ऑफिशियल्स को रोक रहा है अपनी ड्यूटी करने से, तो अभी वो अंडर सेक्शन 141 अनलॉफुल हो जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सेक्शन 141 लगेगा, और उससे कम लोग हो रहे हैं या फिर उससे कम लोग हो रहे हैं तो कोई और सेक्शन लगेगा। Freedom of association. All the citizens have the right to form an association or union or cooperative society. तो हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो एसोसिएशन, यूनियन या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकता है। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्लॉज है ये ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें मेंशन भी किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। It includes the right to form political parties, companies, partnership firms, societies, clubs, organizations, trade unions, and any other body of person. It not only includes the right to start an association, union, but also to continue with the association or union or such. Further, it covers the negative rights of not to form or not join a union or an एसोसिएशन। तो आपके पास ये राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म कर सकते हो, आप कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, ये सब आप फॉर्म कर सकते हो, ये आपके पास राइट है। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्ट। और नेगेटिव साइड ऑफ द एक्ट ये भी है, अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है कोई एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए, तो अगर आप नहीं चाहते ज्वाइन करने तो आप मत करिए, अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए। आपके पास ये भी राइट है कि कोई भी एसोसिएशन, यूनियन या फिर पार्टी आप ना ज्वाइन करें, ये ना ज्वाइन करने का भी आपके पास हक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता ज्वाइन करने के लिए। रीजनेबल restrictions can be imposed on the exercise of right by the state on the grounds of sovereignty of India, public order and morality। तो 19 क्लॉज 4 के अंदर एक्सेप्शंस दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के। 19 क्लॉज 2 के अंदर स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दिए गए थे, 19 क्लॉज 3 के अंदर असेंबली के दिए गए थे, 19 क्लॉज 4 में एसोसिएशन के दिए गए। एसोसिएशन के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप किस बेसिस पे इम्पोज कर सकती है स्टेट? पब्लिक सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। सब्जेक्ट टू दिस रेस्ट्रिक्शन सिटीजन हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियन परसुइंग अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, हाउएवर द राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये क्लियरली दे दिया गया है कि आप अगर आपके ऊपर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते हैं तो आप एक एसोसिएशन या फिर यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो, जो आपका लॉफुल ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पस है, उसको आप अकम्प्लिश कर सकते हो। लेकिन आपके पास एसोसिएशन बनाने का राइट है, लेकिन उस एसोसिएशन को गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्निशन दिलाने का राइट नहीं है। और असेंबली में भी राइट टू असेंबली आपके पास राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक आपके पास राइट नहीं है अंडर राइट टू असेंबली। The Supreme Court held that the trade unions have no right guaranteed to right to effective bargaining or right to strike or right to declare lockout. The right to strike can be controlled by an appropriate industrial law. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रेड यूनियन के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं और या फिर एक लॉकआउट डिक्लेयर कर सकते हैं। होता है ना, कोई ट्रेड यूनियंस ने लॉकआउट या फिर बंद डिक्लेयर कर दिया उनकी तरफ से, ये सब वो नहीं कर सकते। राइट टू स्ट्राइक को एक इंडस्ट्रियल लॉ के थ्रू प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सकता है, और ये जो इंडस्ट्रियल लॉ है ये बनाई है हमारी पार्लियामेंट। अब ये शुरू करते हैं राइट टू मूवमेंट। दिस फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू मूवमेंट के अंदर आपके पास ये राइट है कि आप पूरी इंडिया की टेरिटरी में मूव कर सकते हो। ही और शी कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द स्टेट। हियर द वर्ड स्टेट मीन्स इंडिया। This right underlines the idea of India as one unit, and far as citizens are concerned, thus the purpose to promote nationalistic feeling and not to parochialism. Parochialism is nothing but promoting a regional ideology, या फिर ये आपका एरिया, ये हमारा एरिया, ऐसा रीजनल आइडियोलॉजी ना हो जाए। इसको दूर करने के लिए इंडिया एज अ यूनिट और इंडिया एज अ स्टेट प्रमोट करने के लिए ये मूवमेंट का राइट दिया गया है। यू कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ग्राउंड्स ऑन द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ये है 19 क्लॉज 5। धनलक्ष्मी कांड में जो सेकंड लास्ट पैरा है ये 19 क्लॉज 5 से शुरू हो रहा है। मूवमेंट और रेसिडेंस, इन लोगों का जो
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो 19 क्लास 5 में मेंशन किए गए हैं मूवमेंट ऑफ रेसिडेंट्स के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दो ग्राउंड्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दो ग्राउंड्स पे इम्पोज किए जा सकते हैं, एक इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ट्राइबल एरियाज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए। द एंट्री ऑफ outsiders in the tribal areas is restricted to protect their distinctive culture, language, custom, manage scheduled tribes and safeguard their traditional vocations and properties against the exploitation। तो कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल एरियाज में जनरल पब्लिक की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। The Supreme Court held that the freedom of movement of prostitutes can be restricted on the grounds of public health and in the interest of public morals। तो जो prostitutes का movement है उनको भी restrict किया जा सकता है on the basis of public health, और ये public health is sub point in the दिस जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर ही पब्लिक हेल्थ आता है। तो इस पब्लिक हेल्थ के बेसिस पे प्रोस्टिट्यूट की जो मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। द बम्बई हाई कोर्ट वैलिडेट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड विद एड्स। तो बम्बई हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया जो पर्सन एड्स से अफेक्टेड है उसकी मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जिससे डिसीजेस ना फैलें। Freedom of movement has two dimensions: whereas internal right to move inside the country, external right to move outside the country, the right to come back to the country, right to move. Article 19 protects only first dimension. The second dimension deals with Article 21 right to life and personal liberty। अब यहाँ पे राइट टू मूवमेंट के दो पर्सपेक्टिव निकलते हैं। एक तो इंटरनल राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, एक हो गया इंटरनल मूवमेंट के दो पर्सपेक्टिव हो गए। एक हो गया इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर ही घूमना, हमारी इंडिया की जो बॉर्डर्स है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, राइट टू मूव इन द साइड द कंट्री। और दूसरा है एक्सटर्नल राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री, मतलब बाहर घूमना, कोई इंटरनेशनल ट्रिप हो गई, कंट्री के बाहर घूमना, मूव आउटसाइड द कंट्री, और बाहर की कंट्री से वापस इंडिया को आ जाना। द आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली द फर्स्ट डायमेंशन। तो आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है सिर्फ फर्स्ट पर्सपेक्टिव से, मतलब इंटरनल मूवमेंट। जो एक्सटर्नल मूवमेंट है, जो सेकंड डायमेंशन है, वो डील करता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है एक्सटर्नल मूवमेंट, आर्टिकल 19 के अंदर आता है इंटरनल मूवमेंट, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Freedom of residence. Every citizen has the right to reside, settle in any part of the territory of India. That is, the right has two parts: the right to reside in any part of the country, which means to stay in any place temporarily; the right to settle in any part of the country, which means set up the home and domicile of at any place permanently। तो रेसिडेंट, हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो रिसाइड हो सकता है, सेटल हो सकता है कंट्री कोई भी पार्ट में। अब यहाँ पे दो तरीके की बात होगी। एक हो गया टेम्पररी रेसिडेंट, मतलब टेम्पररी कुछ दिनों के लिए रहना, बाद में अपनी स्टेट को वापस आ जाना। और दूसरा आप परमानेंट सेटलमेंट भी कर सकते हो। अब मैं रहता हूँ तेलंगाना में, अगर आप चाहें तो आंध्र प्रदेश जाकर रह सकते हैं, अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश आप जाकर रह सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अरुणाचल प्रदेश जाकर रह सकते हैं, या फिर आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर कहीं भी जाकर रह सकते हैं। तो आपके पास ये राइट है, अनलेस आपको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, आप किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी पे नहीं रह सकते फोर्सफुल। ये 19 जो है ओनली अगेंस्ट स्टेट, मतलब स्टेट आपको नहीं रोक सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल रोक सकते हैं। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल इन द सेंस, अगर किसी की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, वो नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेचेगा वो। अगर कोई आपको रेंट पर नहीं रखना चाहता तो वो ना रखे। ऐसा आप गवर्नमेंट आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करने के लिए नहीं रोक सकती। दिस राइट इज इंटेंडेड टू रिमूव द इंटरनल बैलेंस इन द कंट्री बिटवीन एनी पार्ट, दैट इज प्रमोट नेशनलिज्म एंड अवॉइड नैरो माइंडनेस। तो ये राइट इसलिए रखा गया है कि इंडिया एज अ यूनिट हम देखें, नेशनलिस्टिक फीलिंग को प्रमोट करें। हम इंडियन हैं, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में घूम सकते हैं, कहीं भी पार्ट में रह सकते हैं। अब 19 क्लॉज 5 में आ गए एक्सेप्शंस। State can impose reasonable restrictions on the exercise of this right on the two grounds, namely interest of general public and promote the interest of scheduled tribes। सेम वही 19 क्लॉज 5 जिसमें मूवमेंट और रेसिडेंस दोनों के एक्सेप्शंस दिए गए हैं, और इसमें ये कहा है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को और शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को वायलेट ना करते हुए आपको अपना ये राइट एक्सरसाइज करना है। राइट ऑफ आउटसाइडर टू reside and settle the tribal areas restricted to promote the distinct culture, language, custom, manners of scheduled tribe and safeguard their tradition, vocation, properties against exploitation। In many parts of the country, tribal has been permitted to regulate their property rights in order with their customary rules and laws। तो इंडिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्राइबल्स को ये इंडिया के हर एक पार्ट में, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ट्राइबल्स को ये परमिशन दी गई है कि वो उनकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड डिलीट करें उनके हिसाब से, उनके कस्टम के हिसाब से, उनके लॉ के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सर्टेन एरियाज कैन बी बैंड फॉर द सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल्स ऑफेंडर्स। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द राइट टू रिसाइड इन द राइट टू मूवमेंट आर
ओवरलैप इन सम एक्सटेंट, बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो राइट टू मूवमेंट और रेसिडेंस है ये ओवरलैपिंग है और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर है। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्सेट्रा, ऑल द सिटीजन्स हैव गिवन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दिस राइट इज़ वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल द मीनिंग्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड। तो आपके पास ये राइट है कि आप लाइवलीहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कोई भी जॉब कर सकते हैं, लीगल जॉब। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड to prescribe a professional and technical qualification necessary for the practice of any profession, carrying out any occupation and trade measures. स्टेट जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है राइट टू प्रोफेशन के ऊपर, और वो भी अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6। 19 क्लॉज 6 के अंदर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं प्रोफेशन के, और स्टेट जो है इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और ये भी कह सकता है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर जॉब एक्वायर करनी है तो उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। Carry on by itself any trade or business, industry, services, whether the exclusion complete or partial of the citizen otherwise. तो यही सेकंड पॉइंट में ये बात की गई कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली रख सकती है और सिटीजन्स को उससे एक्सक्लूड कर सकती है। थस नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज अ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस आइदर एज मोनोपोली कंप्लीट और पार्शियल टू एक्सक्लूड द सिटीजन्स ऑल और सम ओनली और कंपटीशन विद एनी सिटीजन। द स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इज मोनोपोली। स्टेट को उसकी मोनोपोली जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सेक्टर्स में अगर स्टेट चाहे तो खुद की मोनोपोली रख सकती है। फॉर एग्जांपल रेलवेज इज़ द बेस्ट एग्जांपल, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का सेक्टर हो गया और एरोस्पेस हो गया, ये सब, इन सब में गवर्नमेंट की मोनोपोली चलती है और गवर्नमेंट को उसकी मोनोपोली जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी on any profession, business or trade occupation that is immoral, trafficking of women and children or dangerous, harmful drugs and explosives. State can absolutely prohibit the regulation of these through licensing. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इमोरल चीज़ें आप नहीं कर सकते, इलीगल चीज़ें आप नहीं कर सकते, डेंजरस जॉब्स आप, प्रोफेशंस आप नहीं कर सकते। जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो इट्सेल्फ आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिटेड है, और हार्मफुल ड्रग्स, एक्सप्लोजन इसके साथ आप डील नहीं कर सकते। स्टेट जो है इनको प्रोहिबिट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंसिंग, तो लाइसेंसिंग सिस्टम ला सकता है। In Anuradha Bhasin case 2020, that is Anuradha Bhasin Union of India case 2020, the Supreme Court held that the freedom of practice any profession or carry out any trade or business occupation over the medium of internet enjoys constitutional protection under the 19 clause 1 clause subclause G। तो अनुराधा भासिन केस जो है 2020 का बहुत ही रिसेंट केस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो प्रैक्टिस और प्रोफेशन यानी जो 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी जो प्रोफेशन की बात कर रहा है, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट शुड बी कॉन्सोनेंस विद द मैंडेट अंडर द 19 क्लॉज 6 inclusive the test of proportionality further in order to suspend internet services indefinitely and is permissible under the temporary suspension of telecom services public emergency or public safety rules 2017। तो अनुराधा भासिन केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अंडर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आप इंटरनेट के थ्रू भी अपना राइट ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको रेगुलेट किया जाएगा ऑन द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 19 क्लॉज 6। और ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट जो है सस्पेंड भी नहीं कर सकती इंटरनेट को इनडिफिनाइट और इनडेफिनाइटली के लिए, मतलब बिना डिफाइन किए गए टाइम के लिए आप गवर्नमेंट इंटरनेट को सस्पेंड भी नहीं कर सकती। अब आते हैं आर्टिकल 20 पे, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कंपनी एंड कॉर्पोरेशन। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो आर्टिकल 20 है ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, ये लीगल पर्सन को भी अवेलेबल है। और ये जो आर्टिकल 20 और 21 है ये दोनों जो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकते। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकते। और आर्टिकल 20 अवेलेबल है सिटीजन्स को भी, फॉरेनर्स को भी और लीगल पर्सनस को भी, जैसे कंपनी हो गया, कॉर्पोरेशंस हो गया, इन सबको भी अवेलेबल है। इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस इन द डायरेक्शंस। अब यहाँ पे 3 प्रोविजंस दिए गए हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3।
अब आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, no person shall be convicted to any offence except for violation of the law in force at the time of commission of an act, nor subjected to the penalty greater than prescribed by the law in the force at the time of the commission of the act. तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन, आप सपोज कीजिए आपने कोई क्राइम किया, आप एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2024 चल रहा है, आपने कोई क्राइम किया 2022 में, 2022 में कोई एक्ट किया, वो 2022 में क्राइम नहीं था। अब 2024 में एक लॉ आया, वो जो एक्ट आपने 2022 में किया उसे क्राइम बता दिया, तो क्या आपको पनिश किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब 2022 में आपने जो एक्ट कमिट किया था तब तो वो क्राइम था ही नहीं, 2024 में वो क्राइम बना है। अगर 2024 के बाद कोई उस एक्ट को कमिट करता है तब वो पनिशेबल होगा। और ये भी कहा गया है कि जितनी उसकी पनिशमेंट है उतनी ही उसकी पनिशमेंट मिलेगी। मतलब अगर सपोज कर लीजिए आपके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए 10,000 की, आपको ऊपर 2022 में उस क्राइम की सज़ा थी 10,000 रुपये, 2024 में हो गई 20,000 रुपये। 2010 में जब 2022 में जब आपने वो एक्ट कमिट किया आपसे 10,000 रुपये ले ली गए। अब 2024 में जब उसकी क्राइम की पेनल्टी हो गई है 20,000 रुपये, तो और 10,000 रुपये आपसे नहीं ले सकते। मतलब जिस टाइम पे आपने जो एक्ट किया है जितनी उसकी पनिशमेंट है उतनी आपको पनिशमेंट मिलेगी। कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन द फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट, अगर जब आप वो एक्ट कमिट कर रहे हो तभी अगर वो एक्ट वायलेशन है, किसी एक्ट का वायलेशन है, तभी आपको पनिश दिया जाएगा और आपसे ग्रेटर पेनल्टी भी नहीं ले सकते, जितनी प्रिस्क्राइब की है उतनी ही ली जाएगी। अब आते हैं 20 क्लॉज 2 में, नो डबल जियो पार्टी, नो पर्सन शिल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो आपने एक बार क्राइम किया, आपने कोई एक्ट कमिट किया, वो क्राइम है, आपको एक बार पनिशमेंट मिल गई, फिर वो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। मतलब नो पर्सन शैल बी प्रिस्क्राइब पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब आपने कोई क्राइम किया, आपने उसकी सज़ा काट ली, अब बाहर आ गए, फिर आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब जितनी सज़ा है उतनी ही दी जाएगी, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल बी अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये क्रिमिनल केसेस में मैं आपको सब ब्रीफ में बताऊंगा ये भी। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अगर सपोज़ कीजिए आप कोई भी केस में फंस गए, आप कोई भी क्राइम में फंस गए, आप बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस ने और बाकी सारे लोगों ने आपको इतना फोर्स किया, ऑपोजिशन जो आप पे क्लेम कर रहा है उसने भी आपको इतना फोर्स किया कि आपने, मतलब वो कहते हैं ना, बस हो गया। मतलब आप थक गए और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने किया है, भले ही आपने ना किया हो लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही किया है। तो आपके अगेंस्ट जो विटनेस है, आपके अगेंस्ट में विटनेस नहीं बन सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब नो पर्सन कैन बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब आपके खिलाफ आप खुद विटनेस नहीं हो सकते। ये कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20 क्लॉज 3। No ex post facto law is one of the imposed penalty retroactively that upon the acts already done or which increase the penalty or such acts, the enactment of the such law is prohibited by the first provision of Article 20. However, this limitation is imposed only in criminal cases, not on the civil cases or tax laws. In other words, a civil liability or tax can be imposed retrospectively. Further, the provision prohibits only conviction in the sentence ex post facto criminal law, and not on the trials thereof. Finally, the protection immunity under this provision can be claimed in case of preventive detention, cannot be claimed in the case of preventive detention demanding security from the person. तो आर्टिकल 20 ये कह रहा है, ये जो फर्स्ट है एक्सपोज फैक्टर लॉ, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में अवेलेबल है। मतलब आपने ये जो मैंने कहा ना, आप अगर एक एक्ट कर रहे हो, जब आपने किया वो तब क्राइम नहीं था, लेकिन बाद में कुछ वक्त बाद वो क्राइम बन गया, तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है। मतलब नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ ओनली इन क्रिमिनल केसेस। तो जो 20 क्लॉज 1 था, नो एक्सपोज्ड फैक्टर लॉ, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है। लेकिन टैक्स लायबिलिटी, मतलब बाद में अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब आपने टैक्स भरा, आपने 10,000 टैक्स भरा, लेकिन बाद में कुछ लॉ हो गया, टैक्स का परसेंटेज कम या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, ज़्यादा हो गया, तो फिर से आपसे कुछ अमाउंट का ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है। तो टैक्स लायबिलिटी आप पर रेट्रोस्पेक्टिवली लग सकती है। मतलब जब आपने टैक्स भरा तब उतना टैक्स नहीं था, बाद में अगर बढ़ गया तो आपको बढ़ा हुआ टैक्स भरना पड़ेगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्टी, अब शुरू करते हैं 20 क्लॉज 2। Protection against double jeopardy is available only in proceeding before the court, law, judicial tribunal. In other words, it is not available in the proceeding before the departmental administrative authorities that are not in judicial nature. जो डबल jeopardy है ये सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी में अवेलेबल है। मतलब जुडिशियल इंक्वायरी इन द केस,
आपने कोई क्राइम कर दिया, आपने कुछ क्राइम कर दिया, आपको उसके लिए सज़ा मिल गई, आपको उसके लिए अब जुडिशरी मतलब कोर्ट में आपको 10 दिन की सज़ा सुनाई गई, आपने 10 दिन की सज़ा काट ली। लेकिन जब आप बाहर आए, आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई या फिर कोई अदर इंक्वायरी हुई जो जुडिशियल नेचर की नहीं है, मतलब पहले आपको जुडिशियल सज़ा मिली, बाद में आपको डिपार्टमेंटल सज़ा मिली, तो ये आपको डबल जियोपार्टी के अंडर नहीं आता है। मतलब डबल जियोपार्टी आपको जुडिशरी बार बार सज़ा नहीं दे सकती, आपको डिपार्टमेंट अगर चाहे तो आपका डिपार्टमेंट, आप सपोज़ कर लीजिए आप किसी ने एक बड़ा लोन लिया, लोन लेके वो भाग गया, बाद में उसके पकड़ लिया गया, तो जो कानूनन जो उसे सज़ा मिलेगी उसने वो सज़ा काट ली। उसके बाद उसके डिपार्टमेंट मतलब उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, या फिर उसकी सोसाइटी ने उसे बॉयकॉट कर लिया, मतलब पीसफुल बॉयकॉट, उससे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, तो उसे सब लोगों ने मिलके उसके अगेंस्ट हो गए। तो ऐसी जो जुडिशियल नेचर की नहीं है, ऐसी सज़ा जुडिशियल नेचर की नहीं है, वो डबल जियोपार्टी में नहीं आती है। नो डबल जियोपार्टी ओनली इन जुडिशियल इंक्वायरी। अब 20 clause 3 protection against self incrimination extend both to oral evidence and documentary evidence. However, does not include to compulsory production of material objects, compulsory give thumbs, impressions, specimen signature, blood specimens, etc. Compulsory exhibition of the body. Further, it extends only to criminal proceedings, not on civil proceedings or proceedings which are not in criminal nature. तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप खुद के अगेंस्ट भी गवाह नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते अगर आप कोई क्रिमिनल केसेस, ये सिर्फ क्रिमिनल केस में, आप ये समझ लीजिए किसी के खून करने की बात होगी, आपने सपोज कीजिए किसी ने किसी को मार दिया, किसी ए पर्सन ने बी पर्सन को मार दिया, अब यहाँ पे सी पर्सन वहाँ मौजूद था, तो सी पर्सन को पकड़ लिया पुलिस ने। अब सी पर्सन को इतना फोर्स किया गया पुलिस से, और जो अपोजिशन जो बी के रिश्तेदार हैं उन्होंने सी को इतना फोर्स किया कि बी ने, उसने क्राइम किया नहीं है, उसने मर्डर किया नहीं है, लेकिन सी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने मर्डर किया है। तो ऐसे आप नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर आ जाएगा। आप खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते, ये सिर्फ क्रिमिनल केस में होता है, सिविल केसेस में, डाइवोर्स में, इन सब में ये नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर सी कहेगा कि हाँ भाई मैंने इसको मार दिया है, तो भी जज में इसकी बयान वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब कोर्ट में इसका बयान को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन आप इसके अंडर ये नहीं कह सकते कि आप स्पेसिमेन नहीं दोगे। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए, थंब इम्प्रेशन